वो रेन शैडो जोन हो जाएगा, क्योंकि हवा जो है अपने साथ जितनी भी नमी लेकर के आती है वो पर्वत के ढाल के सम्मुख वर्षा कर देती है। यानी कि अपनी दिशा वाले जो ढाल रहेगा इसी के सम्मुख वर्षा करा देगी। तो वृष्टि छाया प्रभाव का संबंध किससे है? पर्वतीय वर्षा से है। भौतिक भूगोल जब पढ़ाएंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसमें वर्षा का प्रकार बताएंगे उसी में, है ना। तब क्या होती है संवहनीय वर्षा, क्या होती है पर्वतीय वर्षा, इस पर डिस्कशन होगा। एक हो जाता है चक्रवातीय वर्षा, इसको भी अच्छे से समझना है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की विशेषता होती है पर्वतीय भाग में भारी वर्षा, पवन तंत्र के बदलने से जलवायु परिवर्तन, भारी वर्षा और समरूप उच्च तापमान, तटीय भाग में भारी वर्षा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पूछा गया है, मानसूनी जलवायु का पूछा गया है। और मानसून लिख देने का मतलब ही क्या है? हवाओं की दिशा में परिवर्तन। तो पवन तंत्र के बदलने से जलवायु में परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है? उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? साल भर में हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जा रहा है। तो पवन तंत्र के बदलने से जलवायु परिवर्तन, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पे गर्मी है तो अब क्या है, वहां पे वर्षा ऋतु आ जाएगी, है ना। तो हवाओं की दिशा जैसे ही बदली, भारत में पूरा का पूरा मौसम का पैटर्न ही चेंज हो जाता है ना। तो जहां कहीं मानसून दिखेगा तो क्या समझना है इसमें? हवा की दिशा चेंज हो गया। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, ये वाला आपके लिए आसान रहा, है ना। तो उत्तर यानी कि हवा लौट रही है, बंगाल की खाड़ी से नमी में ग्रहण कर लेगी, और ग्रहण करने के बाद वो कोरोमंडल तट पे यानी कि तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा कराएगी। इससे कुल वर्षा कितनी होती है? लगभग मोटा मोटी 13% होती है। भारत में बाढ़ और सूखे की सामान्य घटना मानी जाती है। इस पे अच्छे से बनाइए। इसमें हर ऑप्शन में ना, देखिए पीसीएस का सवाल है, अब इसमें कुछ ऑप्शन सही भी है लेकिन इसका आंसर कुछ और निकलेगा। बताइए, बाढ़ और सूखे की सामान्य घटना मानी जाती है। बाढ़ और सूखे की सामान्य घटना मानी जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। देखिए, प्रतिवर्ष क्या है कि मानसूनी वर्षा में विषमता देखी जाती है। इस विषमता का मतलब क्या हो गया? कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन इससे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि किसी जैसे कि हालांकि ये भी विकल्प सही है, लेकिन बहुत अधिक स्पष्टीकरण इस विकल्प से नहीं हो रहा है कि विषमता में क्या मतलब, बाढ़ है या सूखा, है ना। तो इस कारण से इसको छोड़ दिया जाएगा। होता क्या है कि बाढ़ और सूखा, मानसूनी वर्षा का काल छोटा हो गया। अगर मानसूनी वर्षा का काल ज्यादा हो गया तो बाढ़ आ गया, और छोटा हो गया तो सूखा आ गया। क्या है? हाँ, ये भी ऑप्शन तुलनात्मक रूप से सही ही है। हम जब कल वर्षा की विशेषता बता रहे थे तो हमने ये बताया था, लेकिन अब देखिए पीसीएस परीक्षा में पूछ दिया है तो आपको ना बाध्य है 4 में से किसी एक को चुनना। आपको बाध्य कर दिया गया है कि आप इसी 4 में से किसी एक को चुनिए। ये बात हमारे आपके बीच सवाल नहीं तैयार हमने किया है, ये पीसीएस खुद पूछी है। तो अब जैसे मान लीजिए गए हैं टीआरई देने, अब उसी में आपको ऐसा लगेगा कि ए भी सही है, डी भी सही है, ऐसा लगेगा जलवायु में, तो आपको उसमें देखना है कि किसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। कहा? हाँ, तो एक से अधिक, तब तो और आसान हो गया। ये जो विकल्प तैयार किया गया है ना कूट वाला, ये आयोग अपने आप को बचाने के लिए तैयार कर दी है ना, कि उसमें एक और ये 4 सब सही हो जाएगा। एक और यानी कि ए और डी दोनों सही है यहां पे। लेकिन अब ये पीसीएस का सवाल पूछा गया है और उसमें अब वर्षा की विषमता का मतलब ही हो गया बाढ़ सूखा, एक ही लाइन में। लेकिन मानसूनी वर्षा का काल छोटा हो गया, यानी कि 3 महीने में ही सारा वर्षा। अब इस 3 महीने में विषमता आ रहा है। इस 3 महीने के अंदर क्या है? वर्षा की विषमता है।
है ना। इस 3 महीने में क्या है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कहीं ज़्यादा, कहीं हो भी रही है, कहीं नहीं भी हो रही है। तो ये क्या है, इसके अंतर्गत ही शामिल है। वर्षा का काल ही छोटा है। और मान लीजिए कि नहीं भी विषमता रहता तो भी तो बाढ़ सूखा होता ही ना रहता। जैसे मान लीजिए कि मानसूनी वर्षा में विषमता भारत में नहीं रहती, है ना, मतलब सब जगह इक्वल बारिश हो रहा है मात्र 3 ही महीना। मतलब जैसे पटना में 100 सेंटीमीटर हो रहा है, राजस्थान में 100 सेंटीमीटर हो रहा है, और कहाँ पे, मुंबई में भी 100 सेंटीमीटर है, विषमता नहीं है। लेकिन हो रहा है कितना, 3 महीना ही हो रहा है। तो इसे सूखा नहीं होगा, 9 महीना सूखा ही रहेगा ना। तो मानसूनी वर्षा का काल छोटा होता है, इस कारण से बाढ़ और सूखे की सामान्य घटना देखी जाती है। हाँ, लेकिन ये ऑप्शन भी सही है। भारत में वर्षा की विषमता है। अब इसमें से और इसमें से चुनना रहेगा तो फिर डी चुनिए। इन दोनों में से चुनना ही है। अब आप क्या कीजिएगा, छोड़ करके भी क्या होगा, आपका एक लॉस हो जाएगा ना। एग्जाम में गए हैं, छोड़ दिए हैं, क्या। हाँ, दोनों विशेषता है, लेकिन वहां पे एग्जामिनर से भूल हो गई है, चूक हो गई है, तो अब क्या कीजिएगा फिर। एग्जामिनर क्या 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 सही सवाल दे दिया है, तो आपको क्या करना है, उसमें से कोई एक लेना पड़ेगा आपको। अब हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि वो भूल किया है तो हम भी भूल कर दे, छोड़ करके चले आए। निम्नलिखित में से किस स्थान पे वर्षा की विषमता होगी। वेरिएशन पूछा गया है, कहां पे होगा। राजस्थान होगा। राजस्थान, राजस्थान ऐसा जगह है, आप सोच रही थी तो सही सोच रही थी। हाँ, यहाँ पे वर्षा की मात्रा में विषमता इसलिए है, देखिएगा कि कभी कभी वर्षा हो ही नहीं रही है, मात्र 10 सेंटीमीटर है, और कभी कभी हो जाती है 50 सेंटीमीटर भी पहुंच जाता है, तो विषमता बहुत ज्यादा है। यहाँ पे तापमान का भी विषमता ज्यादा रहेगा। राजस्थान में ताप, टेम्परेचर का भी ज्यादा रहेगा, वर्षा भी विषमता ज्यादा है। तापमान होगा कि किसी दिन पहुंच गया यहाँ पर 47 डिग्री सेल्सियस, और रात में घट करके आ जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। जो लोग जयपुर गए होंगे उनको पता होगा कि गर्मी में रात में कूलर चलाने से ज़्यादा लगने लगता है, जयपुर में ठंड लगने लगेगा, पटना में वैसा नहीं है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से मैंगो शोवर, आम्र वर्षा किस क्षेत्र में होती है। पश्चिम, अब इसमें आम वाला बिहार नहीं दिख रहा, यूपी नहीं दिख रहा है। आम्र वर्षा का संबंध किससे है, केरल से है, ठीक है, कल ही तो बताया था। यही सब सवाल पूछा गया है जलवायु में, पीसीएस में पूछा गया है। घटना चक्र पीसीएस को ही कलेक्शन देती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जून से सितंबर के महीने में के दौरान साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से अपनी अधिकांश वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता है। अरुणाचल, गुजरात, अब आपको चुनना है। हाँ, ऑप्शन डी। इसमें क्या है कि तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ आते आते क्या है, अपना सारा नमी सोख खत्म कर देता है, तो जम्मू कश्मीर में वर्षा नहीं हो पाती है। दूसरी बात यह कि जम्मू कश्मीर जो है लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है, तो वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाएगा, तो इसी कारण से, ठीक है। राजस्थान में तो सारा का सारा वर्षा चाहे 5 सेंटीमीटर हो चाहे 25 हो, सब का सब साउथ वेस्ट से ही होगा। राजस्थान में चाहे 5 सेंटीमीटर की वर्षा हो चाहे 50 सेंटीमीटर की वर्षा हो, ये होगा किससे, दक्षिण पश्चिम से, पूर्वी नहीं, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मानसून से सारा वर्षा राजस्थान में होगा। अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों दिशा से जारी है, अरब सागर की तरफ से, बंगाल की खाड़ी से, तो यहाँ पे भी तो सारा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही है। और नॉर्थ वेस्ट का सिर्फ देखिए तो तमिलनाडु ही है, नॉर्थ ईस्ट का तमिलनाडु ही है, उत्तर पूर्वी मानसून से सिर्फ तमिलनाडु के तट पे वर्षा हो रही है। और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में तो यहाँ लिखा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से अपनी अधिकांश वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता, तो जम्मू कश्मीर भी तो नहीं प्राप्त कर पाता है, चाहे लद्दाख भी रहता वो भी नहीं प्राप्त कर पाता है। अब हो गया क्लियर ये वाला, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। बिहार में वर्षा किस मानसून से होती है, बिहार में वर्षा
दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। उत्तरी भारत के मैदान जो नदर्न इंडियन प्लेन है, विभिन्न मैदानी भागों में विभिन्न वर्षों के दौरान वर्षा की अनियमितता, वेरिएशन का मुख्य कारण क्या है? अनियमितता पूछा गया है। तूफानों की आवृत्ति, यानी कि जो साइक्लोन्स वगैरह आता है उसकी आवृत्ति में अंतर, प्रत्येक वर्ष पवनों के द्वारा, ये यूपीएससी का सवाल होगा। इस तरीके से अगर आयोग सवाल पूछी है तो ये यूपीएससी का सवाल है। प्रत्येक वर्ष पवनों के द्वारा नमी की मात्रा एक जैसा नहीं वहन करना। उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न दाब की अनियमितता की तीव्रता, निम्न दाब गर्त की अक्षीय स्थिति में परिवर्तन। ये निम्न दाब की जो कल आईटीसी जेड पढ़ा रहे थे ना, आईटीसी जेड, तो हमने क्या बताया था कि जो इक्वेटर में आईटीसी जेड रहता है वो खिसक करके कितना 30 डिग्री नॉर्थ पहुंच जाता है गर्मी के महीने में, है ना। तो निम्न दाब गर्त की जब अक्षीय स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ये जो गर्त है भारत पे स्थापित हो जाएगा, तो वो दक्षिण पश्चिमी मानसून को खींचना शुरू कर देगा, है ना, हवा को खींचना शुरू कर देता है। तो वर्षा की मात्रा की अनियमितता का मुख्य कारण क्या है? आईटीसी जेड। और समझाएंगे किसी को दिक्कत हो रहा है तो। कल हम आते आते इसको समझाए थे, अभी फिर समझा दें। देखिए आईटीसी जेड क्या था? एक ऐसा जोन था जहां पे नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की हवा मिल रही है। 0 डिग्री, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये वो क्षेत्र है जहां पे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन आपस में मिल रही है, मतलब ये और इधर से आ रही है, ठीक है, मिल रही है, यानी कर्क रेखा की तरफ से हवा आ रही है, मकर रेखा की तरफ से। तो ये जो क्षेत्र होता है एकदम शांत क्षेत्र होता है, एकदम शांत क्षेत्र होता है, और यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। अब भारत में क्या है कि जैसे जैसे जून का महीना आता है, यानी कि इसको मान लीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, तो जैसे जैसे भारत में गर्मी तेज होते जाएगी, इसका मतलब कि यहाँ का जो स्थल है वो बहुत तेजी से गर्म होते जाएगा। और गर्म होने के मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इतना ना लो प्रेशर हाई बन गया कि अब ये जो जोन है ये खिसक करके लगभग शिवालिक के दक्षिण तक पहुंच जाता है। तो जो निम्न दाब हो गया गर्त, जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ निम्न दाब गर्त, ये खिसक करके कहाँ पहुंच गया? इक्वेटर वाला शिवालिक के दक्षिण में। तो यही सवाल पूछा गया था। अब शिवालिक के दक्षिण में पहुंचेगा तभी ना हवा इतनी ये जो जा रही है वो इधर में मुड़ जाएगी, यानी कि वो लो प्रेशर इतना खींचना शुरू कर देगा कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन अब इक्वेटर को पार कर जाएगी और उसकी दिशा कोरियोलिस बल के कारण भारत की तरफ हो जाएगी। तो निम्न दाब गर्त की अक्षीय स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। वही आईटीसी जेड के बारे में पूछा गया है। ये यूपीएससी का सवाल होगा, लेकिन आप लोग बना तो देंगे ना थोड़ा बहुत प्रयास करके। अनियमितता होगा नहीं, अगर वो समय से नहीं आया तो क्या बारिश होगी? नहीं होगी ना। यानी कि वो निम्न दाब गर्त जो है अगर टाइमली शिफ्ट नहीं किया तब तो सूखा पड़ने लगेगा, अपने यहाँ धान की बुआई नहीं हो पाएगी। लेट शिफ्ट करता है क्या? सूखा हो जाता है ना, बारिश हो ही नहीं रही है। यानी इसका मतलब कि जो आईटीसी जेड है वो खिसक नहीं पा रहा है, शिवालिक के दक्षिण नहीं आ रहा है, तो बारिश हो ही नहीं पा रही है ना। तो अनियमितता मुख्य कारण हो जाता है। नहीं तो ये सवाल जो बनाए आप लोग यूपीएससी का बनाए, आपको देना क्या है? टीआरई देना है। आपको देना क्या है? अगर मान लीजिए 1 से लेकर 10 के बीच में 10 यूपीएससी हो गया, 8 अंक बीपीएससी हो गया, तो आप लोग तो 5 पे खेलिएगा ना। तो आप लोग को नीचे ही रहना है। पढ़ा दिए हैं तो सवाल इसका भी बन जा रहा है। तो मालूम चला ये पूरा क्लास यूपीएससी में कन्वर्ट हो गया टीआरई से। क्लियर हो गया? अक्सर लू जो है तो गर्मी में ना लू होता है। ये तो सबसे आसान सब, देखिए कठिन सवाल बनाते बनाते हल्का सवाल भी कठिन लगने लगा। नहीं हो रहा है? टफ सवाल बना रहे हैं तो अब हल्का सवाल भी लग रहा है कि कहीं दिक्कत मत। बहुत सिंपल सवाल था, ग्रीष्म काल में है। अक्सर लू ग्रीष्म काल में पाई जाती है। क्या लौटती हुई मानसून के काल, जो अभी हम लोग देखेंगे कि 20 दिन के बाद लौटती हुई मानसून का समय आ जाएगा, 15 दिन के बाद,
तो इसमें तो नहीं लू चलेगा, लू तो खत्म हो गया। क्या निवर्तित लौट जाना, लौटना, रिट्रीटिंग, है ना। हाँ तो हिंदी मीडियम वाले इन सब शब्दों का सामना करेंगे, वहां पे ये नहीं होगा कि लौटता हुआ क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि एकेडमिक वर्ड ऐसा ही होता है। हिंदी पता नहीं रहेगा तो इंग्लिश भी दिक्कत पैदा करेगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी, ये और आसान सवाल है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, आप लोग अपनी कॉपी पे ऐसे कर करके और ऐसे खींच देंगे, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। हवा ऐसा ही ना है, ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा हवा ऐसे है, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो इसका मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और वही लौटते हुए मानसून की सामान्य दिशा नहीं, हाँ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ये दिशा हो जाएगा लौटते हुए मानसून का। दो ही तो मानसून याद रखना है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में प्रति चक्रवाती एंटी साइक्लोन वाला जो दशा है वो कब देखी जा सकती है? मध्य फरवरी से मध्य मई तक, मध्य मई से मध्य सितंबर, मध्य मार्च से मध्य जून, दिसंबर से मध्य फरवरी तक। जो लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर वो चक्रवात का दशा होता है। यानी कि लो प्रेशर में क्या है, हवा बाहर से आएगी, तो हवा जब बाहर से आती है तो इससे चक्रवात का निर्माण होता है। और प्रति चक्रवात में क्या है, हवा केंद्र से बाहर की ओर जाती है, यानी कि हाई प्रेशर से हवा जो है बाहर की तरफ जाएगी, है ना। तो अब बताना है आपको कि प्रति चक्रवात यानी कि हाई प्रेशर से हवा जाती दिखती है, कब कब दिखाई देगा? डी ना। अब इसको दिसंबर से मध्य फरवरी में भारत में क्या है, हाई प्रेशर बहुत क्रिएट रहता है, हाई प्रेशर स्थल पे रहता है, और यहां से हवा जाएगी सागर की तरफ, सागर में क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। तो इस कारण से प्रति चक्रवातीय दशा दिसंबर से मध्य फरवरी तक रहेगा। ठीक है, तो चक्रवात प्रति चक्रवात जब पढ़ा देंगे ना तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, वो पढ़ाएंगे आप लोगों को। लेकिन फिर भी इतना अगर आपको पता होगा कि प्रति चक्रवात में हवा क्या है, केंद्र से बाहर की ओर जाती है, तो आप लोग बता दीजिएगा। खाली महीना तो बताना है, खाली महीना ही ना बताना है। एक लास्ट सवाल, इतना सवाल क्लाइमेट में पूछा गया है, जनवरी के महीने में सबसे कम तापमान, ये टीआरई लेवल का सवाल है, ये यही एक्चुअल में टीआरई का लेवल है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, आपको बताना है जनवरी के महीने में सबसे कम टेम्परेचर कहां होगा? श्रीनगर में होगा, सबसे कम टेम्परेचर श्रीनगर में होगा, बर्फ जम जाता है वहां पे। तो ये 15 सवाल घटना चक्र में दिया हुआ है, आप लोग नहीं बनाए थे तो अच्छा नहीं किए ना, बना लेना चाहिए था ना। अब क्या है कि देखिए, अब आपको लगा ना कि आपको पढ़ाया गया है, सवाल देखने के बाद, क्योंकि इसमें फैक्ट मिला नहीं, बाकी में फैक्ट मिल रहा था, ऊंचाई कितनी है चौड़ाई कितनी है। नहीं, घटना चक्र का भूगोल लीजिए, उसमें यूपीएससी और स्टेट एक ही आता ही है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए आता है। हाँ 8 पेपर है उसका, 8 बुकलेट है, मिक्स मत लीजिएगा। 8 आता है तो भूगोल का अगर आप लोग ले लेंगे ना तो उसको बनाना फिर आसान हो जाएगा। और बहुत सारा चीज आपको ना, क्या जितना पूछा गया है उतना होता है। जैसे मान लीजिए कि 1990 से कलेक्शन किया है, तो 1990 से लेकर के अभी तक का जितना भी क्लाइमेट से सवाल पूछा गया होगा वो सारा उसमें दिया रहता है। मेरे पास 2022 का पीडीएफ है, वो हम भेज देंगे ग्रुप में टेलीग्राम में। लेकिन घटना चक्र का, हाँ है, तो मिक्स वाले का मतलब क्या हो गया कि अगर डीप में सवाल पूछेगी तो आप लोग फंस जाइएगा।
दिया हुआ है, पीडीएफ है, तो इन लोग को दे दीजिएगा। तो क्या बुक दे दीजिएगा? हम यहाँ सबको मोटिवेट कर रहे हैं कि बुक खरीदें। हाँ, वो है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा पॉलिटी ये ज्योग्राफी का है, उससे ज़्यादा अच्छा ज्योग्राफी का है। हाँ है ना, वो भूगोल का 24 का आ गया है। अब उसमें सारा मिल रहा होगा। कल वो एक सवाल हमसे पूछ रहे थे, कौन सा सवाल था दिखाइए, उसमें वो फंस गए थे। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, हम बताते हैं। कौन सा प्रश्न था, जरा देखिएगा। भारत का सुदूर, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। ये एक सवाल है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में। सुदूर पश्चिम पूछ रहा है, सुदूर पश्चिम। दूसरा ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम, यही वाला राजस्थान में। ठीक है, यहां पे पश्चिम है डब्लू, और उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, 7 मिनट पूरब, ये हो गया गुजरात। और यही सेम चीज राजस्थान लिखा हुआ है ऑप्शन डी में, यानी कि ए ऑप्शन, बी, सी और डी। कौन सा सही होगा? तो बाकी लोग तो बता दे रहे हैं, आप कहां पे क्लियर उनका नहीं होगा जो क्लास में नहीं थे, क्लियर उनका नहीं होगा। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है ना, ये सवाल ले लीजिए, बिंदु है। तो हम सुदूर पूर्व पश्चिम दोनों बताए थे। हमने ये कहा था कि भारत का सुदूर पश्चिम वाला जो इलाका है वो गुजरात के गौरमोता में है, गुजरात के गौरमोता में है। और सबसे पूरब वाला अरुणाचल प्रदेश का किबुथु है, और नॉर्थ में इंदिरा कोल था, और साउथ में इंदिरा पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट। हमने ये बताया था ग्लोब का मैप, ग्लोब दिखा करके, कि अगर आप भारत को लॉन्गिट्यूड के आधार पर डिवाइड कीजिएगा तो ये गोलार्ध कौन सा हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ईस्ट। और अगर हम लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश के आधार पर देखेंगे तो भारत ये हो जाएगा नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और भारत का लोकेशन किस में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध। यानी कि अगर किसी भी विकल्प में किसी भारत के बारे में दक्षिणी गोलार्ध दिया रहेगा तो वो गलत हो जाएगा, और भारत के बारे में पश्चिमी गोलार्ध दिया रहेगा तो ये स्टेटमेंट हम नहीं बोले थे पढ़ाते समय, बोले थे ना, तो कि भारत में आपको कैसे चूज कर लेना है, यानी कि साउथ रहेगा तो काट दीजिएगा, वेस्ट रहेगा तो काट दीजिएगा। अब ये सवाल पूछा गया है, तो भारत किस में? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध में नहीं है। आप क्या कर रहे हैं कि जो दिया गया है पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी से समझ रहे हैं कि पश्चिमी गोलार्ध हो गया, वो गलत है। गोलार्ध अलग चीज हो गया और भारत का पश्चिम भाग अलग हो गया। भारत का, जैसे ये आपको पैनल दिख रहा है ना, ये बोर्ड हो गया। तो हम लोग जब भी पढ़ाते हैं तो बताते हैं क्या, ये वाला ईस्ट हो गया, पूरब हो गया, है ना, ये वाला हिस्सा वेस्ट हो गया। अब ये पूरा बोर्ड किस गोलार्ध में है? जिसमें भारत है, उसी में ना है जिसमें भारत है। यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांशीय स्थिति के आधार पे, और पूर्वी गोलार्ध में है देशांतर के आधार पे। तो भारत का जो गुजरात का जो गौरमोता हो जाएगा, कौन से गोलार्ध में होगा? पूर्वी में ना होगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब। तो ये सब सवाल तो बताए ही थे। जैसे पटना से देशांतर रेखा गुजरती है 85,
85 पटना से लगभग गुजरती है। तो जैसे ये हो गया बिहार का पश्चिमी भाग, तो क्या यहाँ पश्चिमी भाग यहाँ पे हम पश्चिम कर दें, डब्लू कर दें? क्या यहाँ पे 84 है, 83 यहाँ पर डब्लू हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ये देशांतर बता रहा है। ये क्या है, ये लंबा लाइन जो क्या है, ये देशांतर बता रहा है, लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड यहाँ पे ई क्यों लिखा हुआ है? ये ईस्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग पूर्वी गोलार्ध में हैं। चाहे बिहार रहे, चाहे गुजरात रहे, चाहे कोई भी भारत का राज्य रहे, उस सब में ईस्ट रहेगा, सब में गोलार्ध रहेगा। अब गोलार्ध और दिशा में अंतर नहीं आ रहा तब फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। सब तो बता ही दिएगा था, सारा क्वेश्चन दिखेगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग का पीपीटी चला कहाँ गया? अब समझ में आ गया? नहीं आया? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, खनिज। मतलब जो आपका मेजर टॉपिक भारत के भूगोल में बच गया। हम्म, देखिए, जो टॉपिक भारत का इंपॉर्टेंट वाला बच गया है उसमें सबसे हो गया इंपॉर्टेंट नदी, दूसरा हो गया खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। उसके बाद इसी में शक्ति भी कर लेंगे, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। उसके बाद उद्योग, उद्योग धंधा। और एक हल्का सा पढ़ा देंगे परिवहन, क्योंकि परिवहन बहुत करंट अफेयर से जुड़ गया है ना। तो ये मेजर टॉपिक जो आपको कर लेना है। इसके बाद कुछ गौन टॉपिक क्या हो गया, जैसे भारत में अर्बनाइजेशन, यानी कि भारत में नगरीकरण, ये आपको बता देंगे बस ऐसे ही, क्योंकि नगरीकरण सब डेटा 2011 का ही है। उसके बाद भारत में जो जनजाति है, ये आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया जाएगा क्योंकि आप अगर सवाल पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। लेकिन बेसिकली नदी, वो तो कॉमन टॉपिक है। जनगणना जो है ना, बता देंगे, हाँ पूछा जा सकता है। हाँ कृषि, तो नदी हो गया, एक कृषि हो गया। तो ये सब जो टॉपिक, अब जैसे सिंचाई होगा तो वो गौन मान के चलिएगा, सिंचाई है ना। तो ये सब जो टॉपिक है ना पढ़ा देंगे अच्छे से। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट दो ज्यादा हो जाएगा, खनिज वाला और नदी वाला, इसको छोड़ करके नहीं जाना है, आपके सिलेबस से बाहर रहेगा। एल नीनो और लालीना, थोड़ा सा बताएंगे लानीना और एल नीनो दोनों। जैसे एल नीनो कुछ है नहीं, ये कौन सा गोलार्ध कंटिनेंट लग रहा है? साउथ अमेरिका लग रहा है। इधर में अफ्रीका हो जाएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे भारत बना देते हैं, ऑस्ट्रेलिया होते बना देते हैं, ऑस्ट्रेलिया, और इधर में भारत बना देते हैं। देखिए लानीना क्या है, लानीना, लानीना एक जलधारा है, एक स्ट्रीम है, एक स्ट्रीम है जो पेरू के तट पे उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ प्रवाहित होती है। ये हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि असमय इसका होता है, कभी 7 साल में हो जाता है एक बार, कभी 6 साल में। तो इसकी अनियमितता है। तो एक वैसी जलधारा है जो गर्म जलधारा है, जो गर्म जलधारा है। यानी कि जब भी पेरू के तट पे एल नीनो आएगा, सॉरी एल नीनो, सॉरी लानीना लिख दिए थे, एल नीनो, कहीं कर दीजिए, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, कहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग को ना कंटिनेंट नहीं शो करना है, क्या शो करना है, प्रशांत महासागर।
प्रशांत महासागर, इस जलधारा का संबंध इस महासागर से। तो अगर हम इसको उधर करेंगे तो यहां डोमिनेट करेगा अटलांटिक। क्या है? अटलांटिक। तो प्रशांत महासागर को देख रहे हैं। तो पृथ्वी गोल है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई कहीं पे हो सकता है, मतलब जो उसको घुमा दीजिए। तो एल नीनो क्या है? पेरू के तट पे होती, इसकी जो दिशा है उत्तर से दक्षिण की ओर है। और जब एल नीनो उत्पन्न हुआ तो गर्म जलधारा होने के कारण क्या है कि प्रशांत महासागर के पास एक अस्थाई जलधारा बहती जिसका नाम है दक्षिणी विषुवतीय। दक्षिणी विषुवतीय यानी कि साउथ इक्वेटोरियल स्ट्रीम। दक्षिणी विषुवतीय जलधारा का तापमान बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम कैसे होगा? बढ़ जाएगा ना। किसके कंपेयर में? एल नीनो की वजह से दक्षिणी विषुवतीय जलधारा का तापमान बढ़ जाता है। अब जलधारा आप इसको समझिए कि बहुत बड़े क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण प्रशांत महासागर का ये जो भाग है वो गर्म होने लगता है। जब गर्म होने लगेगा तो जब इसका प्रभाव ऑस्ट्रेलिया के डार्विन तक पहुंच जाता है, जो गर्मी है, तो जब वो डार्विन तक ये जलधारा पूरे क्षेत्र को जब गर्म कर देती है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्रिएट होगा ना, गर्म है तो गर्म होने के कारण यहाँ पे हवा जो है उठ के फैलेगी, तो इस कारण से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए भारत में जून का महीना है और यहाँ पे भी लो प्रेशर क्रिएट हुआ है। जून में लो प्रेशर क्रिएट रहता है। अब जब ये लो प्रेशर इतना ना क्रिएट हो गया कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में जा रही थी वो भारत में नहीं जा करके उसकी दिशा ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो जाता है। उसकी दिशा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो गया। यानी कि इन दोनों लो प्रेशर की तुलना में ये लो प्रेशर जैसा लगेगा, हाई प्रेशर जैसा लगेगा। इन दोनों की तुलना में ये हो जाएगा क्या? हाई प्रेशर जैसा। हालांकि है लो प्रेशर ही, लेकिन ये वाला बहुत ज्यादा सघन हो गया क्योंकि एल नीनो के कारण पूरा का पूरा ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है वो गर्म हो गया। और जब गर्म हो गया तो वहां का लो प्रेशर इससे ज्यादा डेंस हो गया, क्रिएट हो गया। तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत आ रही थी वो भारत नहीं आकर के चली जाती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इस कारण से भारत में मानसून पे एडवर्स प्रभाव होता है, विपरीत प्रभाव होता है। विपरीत प्रभाव होता है। तो इनवर्स इफेक्ट का मतलब हो गया कि जब एल नीनो भारत में सक्रिय रहेगा तो भारत में सूखे की स्थिति रहेगी। लेकिन एल नीनो की वजह से पेरू के तट पे भारी वर्षा होगी। एल नीनो की वजह से पेरू के तट पे वर्षा होती। लेकिन चूंकि आपको भारत का ही पढ़ना है, भारत का पढ़ना है, तो भारत में एल नीनो सूखा लाता है। वर्ष 2024 में भारत में एल नीनो का प्रभाव नहीं है। भारत में किसका है? ला नीना का प्रभाव है। 2024 अभी। अब देखिए ला नीना इसका अपोजिट कंडीशन है। ला नीना इसका विपरीत कंडीशन है। जब ला नीना सक्रिय होती है यानी कि ला नीना सक्रिय कहां होगी? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। इसको मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया और यहां पे भारत। तो जब ला नीना रहती है, ला नीना और भारत में लो प्रेशर रहता है, तो हवा क्या है कि इधर से भी चलेगी भारत की तरफ और दक्षिण पश्चिम मानसून वाली तो आ ही रही है ना। तो ला नीना जब रहती है तो भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होती है। जैसे इस बार दिल्ली में वर्षा 26 दिन हो गया, 30 दिन में 30 दिन में दिल्ली में 26 दिन वर्षा हुआ है। तो भारत के हर जगह में वर्षा अधिक हुई है। इसके पीछे क्या है? ला नीना का इम्पैक्ट है ना। तो भारत के जलवायु पे एल नीनो और ला नीना का यही थोड़ा सा स्थानीय प्रभाव है। समझ गए? ठीक है। अब खनिज संसाधन पे आते हैं। हालांकि टीआरई में क्या पूछा था सवाल? एकदम सिंपल सवाल तो पूछा गया था, तो क्या बताइए? पैसिफिक ओशियन हो गया, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। तो तमिलनाडु के तट पे एल नीनो से वर्षा नहीं होगी, नहीं, उत्तर पूर्वी मानसून से पूछा गया है। इसका मतलब कि वो सवाल ऑलरेडी पहले किसी पीसीएस में पूछ लिया गया था। अभी जो पीवाईक्यू आप लोगों को दिखाया ना,
PYQ। तो ये स्टेट पीसीएस का था, इसका मतलब कि घटना चक्र से सवाल आ गया है। घटना चक्र आप लोग बनाइए। अगर ये सवाल टीआरई में आ गया है, इसका मतलब कि घटना चक्र से ही वो PYQ से सवाल उठा करके पूछी है। अब PYQ उठाएगी तो एक आध विकल्प बदल भी दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप लोग तो बना ही दीजिएगा ना। तो घटना चक्र बनाइए। भारत के खनिज संसाधन पे आ जाना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, कल एक छोटी लड़की आई थी ऑफिस में मिलने की, जलवायु का कुछ हिस्सा समझ में नहीं आया था, आज समझ में आ रहा है, आज भी नहीं आ रहा होगा। अच्छा आप ही लोग बताइए, कोई एकदम से बीच में परसों से क्लास आना शुरू कर देगी तो क्या उसको क्लास समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो अब पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। बाकी लोग समझ रहे हैं, यानी कि जो लोग शुरू से थे, जिनको हम सिलेबस पढ़ाए, जिस दिन हमने सिलेबस यानी कि 10 तारीख को सिलेबस बताए थे और 10 तारीख से क्लास आगे चली है। अब आप बीच में आ गई जलवायु वाले टॉपिक में तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा समझ में आया होगा। 5% भी समझ में आ गया ना, तो आगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या कुछ बोल रहे हैं? रिवीजन हो जाएगा। हाँ, क्या है ना कि कल ही आप लोग को नोट्स भेज देते, लेकिन 69 बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है, मेंस का रिजल्ट आ गया है। अब उसको ना कल से हम लोग को मॉक कराना है, तो काम ज़्यादातर उन पे अभी कर रहे हैं। आप लोग को सारा नोट्स दे देंगे, सारा बना बनाया मिल जाएगा। हैं? ज्योग्राफी का टेस्ट चल रहा है, जितना पढ़ा रहे हैं वो सारा टेस्ट, अभी टेस्ट हुआ ना 15 सवाल का, तो जिस चैप्टर में सवाल ज्यादा रहेगा उस पे होगा 150। किसका? जलवायु से? हाँ, तो पूरा काउंट कीजिएगा तो 150 प्लस हो गया टेस्ट। क्या अभी तक हम 150 से ज्यादा सवाल नहीं कराए हैं आप लोगों का? 70 सवाल तो हमको लगता है कि सामान्य परिचय में कराए थे, उसमें 118 सवाल था। तो मेन है कि मिक्स करके लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्लास भी तो प्रभावित होगा ना। एक होता है कि गैप हो जा रहा है, क्लास ले ही नहीं रहे हैं, किसी एक दिन छोड़ेंगे, ले लेंगे। तो सप्ताह में एक दिन का छुट्टी नहीं दीजिएगा। कौन ना, वैसे नहीं मजा आएगा। तब होगा जब हम उपस्थित रहें, व्याख्या करना जरूरी है। अब देखिए, भारत का खनिज संसाधन, क्या आपत्ति होगी आप लोगों को? ठीक है ना सब? क्लास में कोई आपत्ति तो बताइए, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, तो भारत के खनिज संसाधन, भारत में, अच्छा आप लोग ये सब पढ़ लिए होंगे ना, 6वीं क्लास वाला, मेटालिक नॉन मेटालिक, यानी कि धात्विक खनिज क्या है, अधात्विक खनिज क्या है। धात्विक, आपका हिंदी पे बड़ी फोकस रहता है तो सब तो क्लास हिंदी में ही चलता है। हिंदी, धात्विक अधात्विक। अब इस धात्विक में भी हो जाता है क्या, 2 डिवीजन, एक फेरस और नॉन फेरस, यानी कि लौह और अल्लौह। और इसमें भी 2 डिवीजन हो जाता है, एक कार्बन और अकार्बन, एक कार्बन वाला हो जाता है और एक अकार्बनिक। तो ये सब आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है खनिज का? ठीक है, तो खनिज को हम लोग देखते हैं सीधा लौह अयस्क में। भारत का अगर हम नक्शा बना दें, जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा बना दिए, अब हम संरचना को जोड़ते हैं इसमें, जो आप लोगों को पढ़ाए थे भारत का स्ट्रक्चर। और अब हम कहें कि भारत में खनिजों का कुछ बेल्ट आपको दिखाई देगा, कुछ आपको जोन, इसको हिंदी में पट्टी लिखता है, तो बेल्ट का मतलब हो गया पट्टी, BELT। तो एक बेल्ट हो गया कर्नाटक के पास, तमिलनाडु के पास, एक बेल्ट हो गया हाँ झारखंड का, उड़ीसा का, है ना। एक बेल्ट हो जाता है मध्य भारत में, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का। एक बेल्ट हो जाता है राजस्थान का, अरावली वाला जितना भी एरिया है। तो भारत में खनिजों का कुछ प्रमुख पट्टी है, कुछ बेल्ट है जहां पे खनिज बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब जैसे पूरा का पूरा इस हिस्सा में देखिए तो खनिज नहीं रहेगा, खनिज नहीं पाया जाएगा। तो क्या संरचना का प्रभाव खनिज की उपस्थिति में पड़ रहा है? हमने ये बताया था कि
आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इन दोनों में जो धारवाड़ है वो धात्विक खनिजों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों का ही दिख रहा होगा, है ना, आर्कियन क्रम की चट्टानों का। तो आर्कियन और धारवाड़, यानी कि प्री कैम्ब्रियन में आर्कियन हो गया और धारवाड़ हो गया, और धारवाड़ चट्टानें किससे बनी है? आर्कियन क्रम से ही बनी है। तो भारत में धात्विक खनिजों के लिए धारवाड़ बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो खनिजों का कुछ प्रमुख बेल्ट है जिसमें आपको संरचना का प्रभाव दिखाई देगा, जिसमें संरचना का प्रभाव दिखाई देगा, यानी कि धारवाड़ संरचना में खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। करना कुछ है नहीं, धारवाड़ पढ़ा दिए हैं। कहीं भी अगर पूछे कि भारत में लोहा किस संरचना में पाया जाता है, धारवाड़। मैग्नीज किस में पाया जाएगा? लेकिन चूना पत्थर रहेगा तो विंध्य में चाहे कुडप्पा में, विंध्य चाहे कुडप्पा, है ना। और कोयला पूछ देगा तो गोंडवाना में, ठीक है। 2% टर्शरी में है। तो आपको बस इतना ध्यान आ गया है ना। और कहाँ पे गोंडवाना संरचना है ये सब भी ध्यान में है। नदियों की घाटी में, जैसे सोन नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, ये सब बताए थे। कुडप्पा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में था बेसिकली। विंध्यन रेंज को देखे थे आप लोग, कुडप्पा विंध्यन की चट्टानें कहाँ पे है? विंध्यन रेंज में। जैसे बिहार है, बिहार में जैसे कह दे कि चूना पत्थर कहाँ मिलता है, आप कॉन्सेप्ट पे लाइए इसको जितना जल्दी। दक्षिण पश्चिम भाग में। तो रोहतास कैमूर में चूना पत्थर मिल रहा है। और चूना पत्थर किस क्रम की चट्टान है? विंध्यन क्रम की है ना, विंध्यन क्रम की चट्टान है। अब आ जाते हैं लोहा पे। तो जैसे ही हम लोहा लिखते हैं तो आपके मस्तिष्क में इसका कोई जगह उभर रहा है? सबसे पहले क्या उभरना चाहिए? लोहा अधिकांशतः धारवाड़ संरचना में पाया जाता है। अब इसके बाद धारवाड़ का हमने बताया था कहाँ कहाँ पे चट्टान पाई जाती है। तो धारवाड़ का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, है ना। अब आइए लोहा पे। ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, याद रखिएगा। लौह अयस्क के उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। रहेगा नहीं, अपने यहाँ इतना ज्यादा आर्कियन चट्टान है। और भारत में धारवाड़ संरचना में पाया जाता है। उत्तम कोटि का लौह अयस्क है और सल्फर की मात्रा काफी कम होती है। अब 4 किस्म का लोहा है, ये भी 6वीं क्लास या 7वीं क्लास का ही आप याद रखिएगा। सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो लोहा है वो मैग्नेटाइट है, जिसमें मैग्नेट लगा रहेगा। ध्यान रखिएगा, जिसमें मैग्नेट लगा रहेगा वो सबसे बढ़िया लोहा है। तो मैग्नेटाइट है, 70% इसमें लौह अयस्क होता है। दूसरा किस्म हो गया लोहा का हेमेटाइट, जिसमें 60 से 70% लौह अयस्क होता है। लिमोनाइट किस्म का जो लोहा है उसमें 40 से 60% लोहा मिलता है। और सीडेराइट में अशुद्धि ज्यादा रहेगा। अशुद्धि क्या है? ज्यादा रहेगा, यानी कि उसमें नमी हो सकता है, उसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा रहेगी, गंधक ज्यादा रहेगा, है ना। इसमें सल्फर ज्यादा रहेगा। इस कारण से निम्न क्वालिटी का लोहा हो गया, ये भी निम्न क्वालिटी का लोहा। लेकिन ये दोनों भारत में माना जाता है अच्छा क्वालिटी है, उच्च कोटि का लोहा है। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है। इसमें कुछ समझाने वाली बात है तो बताइए, नहीं तो आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे बढ़िया कौन सा लोहा हो गया? मैग्नेटाइट। सबसे बढ़िया मैग्नेटाइट हो गया। अब हम लोग देखे नहीं है लेकिन फिर भी मान लेना है ना। इसका मतलब क्या? इसका रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। काला, इतना ना बढ़िया लोहा है ये कि ब्लैक हो गया है ना। तो मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा है वो काला दिखाई देगा। सेव देखें आप लोग, खूब बढ़िया सेव कैसा हो गया? एकदम ऐसा ना लाल हो गया कि वो हल्का ब्लैक जैसा नहीं दिख रहा है। एप्पल खरीदने जाते हैं ना, एकदम गाढ़ा हो जाता है। तो वही हाल इस लोहे में भी है। इतना ना ज्यादा लौह है इसके कि वो हल्का काला जैसा। अब कोयला वाला काला और इसमें अंतर होगा, कोयला से मत तुलना कीजिएगा। अब किसी का ब्लड ही देखिए, एकदम से नहीं डीप लाल दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें लौह सबसे ज्यादा है, रंग पे असर पड़ेगा। अब इसका भंडार आगे हम लोग देखते जाएंगे कहां कहां पे कौन सा है। एक इमेज आपको दिख रहा होगा, तस्वीर जूम करते हैं। इसमें तो हम ही को नहीं दिख रहा है, मतलब पीडीएफ यहाँ पे ना ये फटने लगा है।
ये वाला दिख रहा है, ठीक है। अब भारत में देखिएगा लोहा, अब इसको बेसिकली ना याद करना है आपको, चाहे बिहार का भूगोल रहे चाहे भारत का भूगोल रहे, जितना भी खनिज रहेगा उसको ना याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लेकिन समझ भी गए होंगे तो आप लोग ऑटोमेटिक अपने दिमाग से बता सकते हैं कि किस बेल्ट में लोहा पाया जा सकता है। अगर धारवाड़ चट्टान का वितरण याद रहेगा तब तो आप लोग बता दीजिएगा। अगर हम ये कहें कि जम्मू कश्मीर में उच्च कोटि का मैग्नेटाइट लोहा मिलता है, मिलेगा ही नहीं, वहां का संरचना ही नहीं है। और बिहार में उच्च कोटि का मैग्नेटाइट कहाँ मिलता है? कहीं नहीं मिलेगा। बिहार में उच्च कोटि का अगर हम कहें कि मैग्नेटाइट मिलता है तो कहीं नहीं मिलेगा। अभी मिल रहा होता तो खुदाई कर लिया गया होता, संरचना के आधार पर यह कंक्लूजन निकाल लिया गया है कि नहीं मिलेगा। तो भारत में लोहा का जो कुछ क्षेत्र है उसमें सबसे पहला क्षेत्र हो जाता है कर्नाटक तमिलनाडु वाला। देखिए हम इसके उत्पादन को देखते हैं। भारत में कर्नाटक जो है सबसे प्रमुख लोहे का, मतलब यहाँ पे लोहे का भंडार देश में सबसे उच्च क्वालिटी का है। यानी कि लोहा का भंडार यहाँ पे हेमेटाइट का भी है और मैग्नेटाइट का भी है। कर्नाटक वो जगह है जहाँ पे लोहे का मैग्नेटाइट किस्म भी मिल रहा है और हेमेटाइट भी मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से झारखंड हो गया, झारखंड में भी मैग्नेटाइट मिल रहा है, हेमेटाइट मिल रहा है। जैसे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में भी हेमेटाइट मिल रहा है, मैग्नेटाइट मिल रहा है। तो अब आपको कुछ जिलों का नाम याद करना पड़ेगा। जैसे कर्नाटक का एक जिला है चिकमंगलूर, चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदन की पहाड़ी है ना। और कुद्रेमुख, कुद्रेमुख भी जिला ही है, तो कुद्रेमुख को याद रखिएगा, और बेलारी का। तो कर्नाटक में कुछ जगह का नाम याद रखेंगे, जैसे चिकमंगलूर हो गया, चिकमंगलूर। आप लोग शिमोगा का नाम सुने हैं, शिमोगा में लोहा मिलता है। चित्रदुर्ग, चित्रकूट नहीं, चित्रकूट यूपी में है, चित्रदुर्ग हो गया। बेलारी हो गया, बेलारी कर्नाटक का जगह है। हॉस्पेट, हॉस्पेट हो गया। संदूर जगह है, संदूर है ना। शिमोगा, चित्रदुर्ग, बेलारी, हॉस्पेट और संदूर, ये सब जितना भी है। और एक कुद्रेमुख आपको दिख रहा होगा, कुद्रेमुख। तो भारत के कर्नाटक राज्य में ये जितना भी क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है, लौह अयस्क का। अब कर्नाटक में से ही तो हम लोग धारवाड़ जगह देखे थे, तो कर्नाटक का धारवाड़ सबसे महत्वपूर्ण जगह हो जाएगा जहाँ पे लौह अयस्क पाया जाएगा। तो ये सारा क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे, कर्नाटक के इन इन क्षेत्रों में लौह अयस्क पाया जाता है। आगे हम कर्नाटक पे, अगर इस राज्य की बात करें, कर्नाटक, तो भारत का कर्नाटक, यहां बेलारी दिख रहा है, चिकमंगलुरु दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा होगा तो आप लोग बस लोकेशन का एक आकलन कर लीजिए। सिर्फ राज्य ही देखिए, राज्य भी देख लीजिएगा। जैसे पहले यूपीएससी था, तो इस यूपीएससी का जो ऑप्शनल था, इस ऑप्शनल के मेंस में 15 लोकेशन के बारे में यूपीएससी देती थी कि आपको ना धारवाड़ इसमें लोकेट करना है। वो सब अब खत्म हो गया। नहीं तो पहले हम लोग क्या था कि हम लोग सब इसका लोकेशन याद किए थे, कहाँ पे धारवाड़ है, थोड़ा बहुत भी हिलता नहीं था। मैट्रिक नहीं, यूपीएससी का। मैट्रिक एग्जाम में कहाँ से होगा, क्या लोकेशन लोकेट करना है? तो इंटर में तो जैसे कर भी देगा तो नंबर मिल जाएगा, यूपीएससी में एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए था। अब जैसे धारवाड़ यहाँ पे है और हम धारवाड़ इधर कर दिए तो वो गलत माना जाता था, मतलब इतना बारीक लोकेशन को इंडिकेट करना था। तो आप मान के चलिए कर्नाटक का ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है किस संरचना का उदाहरण है, धारवाड़ का। और इस जगह पे भारत में लोहा पाया जाएगा। लेकिन आपके पास अगर कॉन्सेप्ट रहेगा और अगर हम धारवाड़ संरचना कह दें तो आपको मालूम चला कि यहाँ पे मैग्नीज भी मिलेगा। नहीं, अगर धारवाड़ संरचना तो जब हम मैग्नीज पढ़ाएंगे तो ये जगह फिर वापस आएगा, आएगा। कॉफी, कॉफी खनिज है, वो एग्रीकल्चर में आएगा ना।
कॉफी एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे तब उसमें भी जो बागानी कृषि है उसमें आएगा। ये पढ़ाया जा रहा है खनिज, ठीक है ना। तो कर्नाटक में कौन कौन सा जगह है, उस जगह को आप लोग याद रखिएगा जहां पे लोहा पाया जाता है। और इसका एक ही उपाय है, याद करना। अब आप ये मत समझिए कि हम आपको ना बेलारी याद करवा दें, अब आपको याद ही करना पड़ेगा। अब इसी में क्या कंफ्यूजन करेगा कि कर्नाटक के शिमोगा में कोयले का विशाल भंडार है। सही है कि गलत है? गलत है। कोयले का विशाल भंडार गलत है, क्योंकि ये धारवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पे जितना भी रहेगा लौह अयस्क, वहां से नहीं फोटो आएगा, वो लिखना ही पड़ेगा। ऊपर से लाइट जला के फोटो ले रही हो, वो आएगा ही नहीं। ये पीडीएफ चला जाएगा आपके पास। हाँ, इसलिए मिटा रहे हैं ना कि हम इसको पूरा लिख करके भेज देंगे, ठीक है ना। तो वो तो क्लास से भेजा जाता है ना, लेकिन हम आपको कल बताए हैं। हम इसकी सूचना कब दिए? कल दिए हैं, और टेलीग्राम में आ गए हैं। हम आते ही के साथ बोले हैं कि इंटरव्यू के चलते हम नोट्स नहीं तैयार किए हैं। आते के साथ अभी बोले ना, आपके लिए प्रॉपर बैठ करके सारा लिखा मिलेगा, चिंता नहीं करना है। एक बार जब हमने कह दिया तो करते ही। पूरा दिन स्टूडेंट का ही जाता है, मेरे पास सब जो समय है ना बहुत छोटा हो जाता है। सारा समय बहुत छोटा हो जाता है, ना जूता साफ कर पाते हैं, ना कपड़ा साफ कर पाते हैं, कुछ नहीं। समझिए क्लास रात में खत्म किए, लैपटॉप बंद किए, सोए, सुबह जगह फिर लैपटॉप स्टार्ट हो गया। तो ये कंडीशन है। क्या मौसर ना, उसका हमसे ना एक होता ना कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। वॉशरमैन को दे तो देते हैं, लेकिन वो समय पे नहीं पहुंचाएगा, और वो कम धुलाई करता है। खंगालने का जो काम है वो कम करता है, और खंगालने का काम, उसमें सरफ का दाग दिखता ही है। और क्या है कि हम लोग थोड़ा सा हेल्थ को कसरत भी तो हो जाता है। हम कैंपस में एक दिन में 17 किलोमीटर पैदल चलते हैं। बीएचयू कैंपस गए, हाँ अभी भी डीयू कैंपस में गए हैं, तो शाम को 6 बजे निकल जाते हैं और रात में 11 बजे लौटते हैं, और 17 किलोमीटर कम से कम चल लेते हैं उस बीच में। नहीं, हम फेसबुक पे पूरा प्रमाण लगा दिए हैं, ऐसा ना कि झूठ बोल रहे हैं। स्क्रीनशॉट लगा के रखे हैं, वो भी 7 दिन का लगा के रखे हैं, और उस 7 दिन में औसत निकालें तो 17 पॉइंट कुछ किलोमीटर था। गांधी एक दिन में 17 किलोमीटर चलते थे, उसको हम आगे निकल गए उससे। देखिए कर्नाटक आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब कि आप लोग को नोट्स ना हम सब दे देंगे, उसी टेलीग्राम ग्रुप में सारा नोट्स पहुंच जाएगा। आपका एग्जाम होने वाला है नवंबर दिसंबर में ना, नवंबर में होगा या फिर दिसंबर में होगा। रिजल्ट देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम देना है आपको नोट्स। तो नवंबर दिसंबर समय मान के चलिएगा, इसमें 2 काम कर देंगे। एक तो आपको नोट्स प्रॉपर मिल जाएगा, और 4 या 6 घंटे का एक दिन आप लोग आ जाइएगा एग्जाम से 1 सप्ताह पहले। जब भी आप लोगों को लगे हम पूछ लेंगे, इधर से मैनेजमेंट आपसे पूछ लेगी कब आप लोग खाली है, तो किसी दिन ना बैठे रहिएगा 4 घंटे कम से कम। तो हम भारत को शुरू जब करेंगे तो इसको ख़त्म ही करके छोड़ेंगे, पूरा भूगोल। तो उसमें केवल रिवीजन रिवीजन रहेगा, तो रिवीजन करा देंगे, सवाल नहीं छूटेगा आपका। अभी मान लीजिए कोई हिस्सा छूट भी रहा है तो उसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ते चलिए, हालांकि छूट कुछ भी नहीं रहा है। तो कर्नाटक में जिन जगहों पे लोहा पाया जाता है उन जगहों को आप याद कर लीजिएगा। अब जब सवाल बनाइएगा तो मालूम चलेगा सवाल कैसा पूछा गया है। दूसरा, भारत में लोहा का जो प्रमुख क्षेत्र है झारखंड है। आप लोग 8 घंटा तक क्लास झेल लेती हैं तो ठीक है, राजस्थान में 8-8 घंटे का क्लास चला ही है, तो आप लोगों को संडे को बुला लेंगे सुबह 8 बजे, और भूगोल शुरू कर देंगे जब आप लोग कह देंगे बंद कर देंगे। क्या? तो उस तरह तब सही रहेगा जब आप लोग अभी पढ़ लीजिए, वो रिवीजन के पर्पज से सही रहेगा, तो वो भी हम करा देंगे। अपने स्तर पे हम सब सवाल करा देंगे। अब देखिए झारखंड, जैसे ही झारखंड कहते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहला क्या वो क्षेत्र निकल करके आएगा, सबसे पहले निकल करके आएगा छोटा नागपुर। अब इस छोटा नागपुर को हमने भी डिवीजन के आधार पर बताया था। उसमें क्या बताया था, एक तरफ रांची का पठार, एक तरफ सिंहभूम भी था, वो हम बताए थे।
तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार वाले इलाके में एक जिला है जिसका नाम है सिंहभूम। सिंहभूम, और इस जिले में लोहे का भंडार है, और लोहे का मुख्य क्षेत्र हो गया सिंहभूम में नोआमुंडी। इस जिला में एक जगह है नोआमुंडी, जैसे कैसे पटना का फुलवारी शरीफ हो गया, तो सिंहभूम का जगह है नोआमुंडी, एक जगह है गुआ, एक जगह है जामदा और एक जगह है मनोहरपुर। ये मूलतः जो जगह है वो झारखंड में लौह अयस्क के भंडार के लिए जाना जाता है। लोहे का भंडार यहाँ पे है। ठीक है, क्या नहीं, कोडरमा नहीं। बेसिकली झारखंड में दो जगह याद रखिएगा, झरिया कोयला के लिए और सिंहभूम लोहा के लिए। कोडरमा आएंगे तो पढ़ाएंगे बॉक्साइट वगैरह, चिंता मत करिए, ठीक है। अबरक वगैरह पढ़ाएंगे कोडरमा में भी। आते हैं मैप पे। अब अगर हम झारखंड की बात करें तो छोटा नागपुर का जो पठार है इस इलाके में है ना। तो ये जो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य है, इस झारखंड राज्य का जो इलाका है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर जो जगह है वो धारवाड़ संरचना के लिए जाना जाता है। और जब भी हम धारवाड़ संरचना की बात करते हैं, या खनिज संसाधनों में समृद्ध है ना, तो इस जगह का एक जगह है, जिला है जिसका नाम है सिंहभूम, और इस सिंहभूम में लोहा मिलता है। तो या तो एग्जाम में ऑप्शन है कि झारखंड के किस जिले में लोहा पाया जाता है, तो सिंहभूम, अदरवाइज इसका पूरा लौह अयस्क जो खनन होता है उस केंद्र का नाम आपको याद रखना है। उस जिले में जो जो जगह है केंद्र वो याद रखिएगा, जैसे नोआमुंडी है ना, नोआमुंडी ईस्ट में है, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद गुआ, फिर जामदा, मनोहरपुर, ये सब का जो जगह है कौन सा है, लोहे का भंडार है। तो झारखंड जिला में, झारखंड राज्य में कौन से जिले में लोहा मिलता है, हो गया सिंहभूम में, ठीक है। तो कर्नाटक के बाद दूसरा हम लोग देखे झारखंड। अब आप लोग गेस कीजिए और कहां पर लोहा मिल सकता है। उड़ीसा, उड़ीसा, मयूरभंज, क्योंझर, बोनाई, गुरु मिसानी, बादाम पहाड़, सुलेपत, ये सब उड़ीसा का जगह है। अगला देखते हैं उड़ीसा। तो भारत में उड़ीसा, उड़ीसा में भी हम बता रहे थे कि आर्कियन धारवाड़ यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का ही ये हिस्सा है। तो उड़ीसा में भी ध्यान रखिएगा कौन कौन सा लौह अयस्क का केंद्र है। एक का नाम है क्योंझर, एक का नाम है बोनाई, एक का नाम है मयूरभंज, संबलपुर और कटक। ये सब जिला लोहा का उत्पादन करता है। अब इन सभी जिलों में कुछ केंद्र हैं, जैसे गुरु मिसानी केंद्र है, बादाम पहाड़ केंद्र है, हीरापुर पहाड़ी केंद्र है, सुलेपत जगह का नाम है, किरीबुरु है और बरसुआ है। इन सब जगहों पे लोहा पाया जाता है। अब क्या है कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, एक तो जिला का नाम याद करना और दूसरा केंद्र का नाम याद करना। और ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा कि किस जिले के किस केंद्र में लोहा मिलता है, ये उम्मीद नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा हो पूछा कभी नहीं गया। जो गुरु मिसानी का क्षेत्र है वो मान लीजिए कि 2-3 जिला में भी पड़ता होगा, इस कारण से वैसा नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन जिला रहेगा तो याद रखिएगा। लेकिन चूंकि बिहार का एग्जामिनेशन है उसमें केंद्र याद रखना बहुत जरूरी रहेगा। जैसे अगर सवाल पूछ दे कि गुरु मिसानी किस लिए, किस खनिज के लिए जाना जाता है, गुरु मिसानी, तो गुरु मिसानी लौह अयस्क के लिए है, बादाम पहाड़ लौह अयस्क के लिए। जैसे बिहार में कैमूर, कैमूर किस लिए जाना जाता है, चूना पत्थर के लिए। रोहतास, रोहतास किस लिए जाना जाता है, चूना पत्थर के लिए। लेकिन इसका एक जगह आ जाएगा, देखिएगा, डालमिया नगर। ये क्या हो गया, केंद्र हो गया डालमिया नगर। तो डालमिया नगर सीमेंट का केंद्र है ना, सीमेंट का केंद्र। तो ठीक वैसे ही उड़ीसा का जो जिला है, तो क्योंझर जिले में लोहा है, बोनाई जिले में है, मयूरभंज में है, संबलपुर में है और कटक में है। 2-4 भी याद कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा। जरूरी नहीं कि सारा ही आप बहुत दिन के बाद आ रही हैं क्या? ओ, आपका था एक क्लास का और आज भी संयोग से एक ही क्लास चलेगा। मैडम आज उनको आएंगी 12 बजे। जब वो 2 क्लास आ रही थी तो आप आ ही नहीं रही थी। संयोग ऐसा बैठ गया कि आप
आई, एक ही क्लास आपका हो गया। आप जिस दिन गैप की थी ना, नहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनको कुछ अपना काम करना था, तो 12 बजे वो आएंगी। कुछ उनका हेल्थ भी सही नहीं है, इस कारण से इसी को बढ़ाते चलते हैं। जब आपको कहे थकान हो जाए, आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, क्या 10 साढ़े 10 तक ही लें, आप लोग जैसा कहिए 11:30 तक पढ़ा देते हैं। तो हम लोग हिमालय से बहुत आगे निकल गए हैं। हम लोग हिमालय से बहुत आगे निकल करके कहाँ गए हैं? खनिज में। अच्छा, छोड़िए नहीं क्लास, आप लोग क्लास गैप देखिए। संरचना का प्रभाव आपको दिख रहा है खनिज पे। हमने ये कहा था ना कि हर चीज एक दूसरे से कोरिलेट है, कोरिलेट किया हुआ है। तो क्लास छोड़िएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो है कोई ना कोई सेक्शन छूटेगा। क्लास गैप मत कीजिए। तो ओडिशा का प्रमुख जो केंद्र है गुरुम हिसानी, बादाम पहाड़, हीरापुर पहाड़ी, सुलेपत, है ना, इन सब जगहों को आप याद रखिएगा। अगर जिला रहेगा तो भूगोल में क्योंझर, बोनाई और मयूरभंज, ये 3 जिला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही मुख्य लोहे का केंद्र है। गौड़ केंद्र में संबलपुर और कटक आता है। तो तीनों जिला का नाम याद रखिएगा। गुरुम हिसानी, बादाम पहाड़ और सुलेपत, ये 3 केंद्र का नाम याद रखिएगा। 1, 2 और 3 सुलेपत, इन तीनों केंद्र के नाम को जरूर से उड़ीसा में आपको याद रखना है। ये सबसे ज़्यादा लोहा का भंडार यहाँ मिलता है ना। तो इन तीनों को याद रखेंगे। क्या दिक्कत आ रही? ठीक है, अब याद करना पड़ेगा। इसमें मेरे पास और कोई तकनीक नहीं है कि हम कॉस डीसीपी टाइप में याद करा दें। एक हो गया जिला का नाम और उस जिले में जो केंद्र है उस जगह का नाम। ओहो, जैसे पटना है ना, आपका कोचिंग पटना में है, लेकिन कहाँ पे है? कोई ना कोई एक लोकेशन है, केंद्र है। अब जैसे मान लीजिए कि यही कोई पहाड़ रहता तो उसका नाम रहता। तो ठीक वैसे ही बोनाई जिला हो गया, संबलपुर हो गया, क्योंझर, उसका ये केंद्र है। पूरे के पूरे क्योंझर में लोहा नहीं मिल रहा है, जिस जगह पे लोहा मिल रहा है उसका एक अलग नाम दे दिया गया है ना, उसको याद रखिएगा। तो कर्नाटक के बाद झारखंड, झारखंड के बाद उड़ीसा, ये भारत का 3 राज्य लोहा के लिए सबसे ज्यादा विख्यात है। अब आ गए हम छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पे देखिएगा धीरे धीरे लोहा का जो केंद्र ना वो कम होते जाएगा। सिर्फ ध्यान रखिएगा, एक तो ढाली रजहरा है और दूसरा बैलाडिल्ला में है। जिला मत याद रखिएगा, दंतेवाड़ा चाहे दुर्ग, दुर्ग का भी डिवीजन कर दिया गया है। तो बैलाडिल्ला और ढाली रहजरा किस लिए जाना जाता है छत्तीसगढ़ में? लोहे के लिए जाना जाता है। इन सबको छोड़ दी, जिला मत याद रखिए। छत्तीसगढ़ में कहाँ पे लोहा ज्यादा मिलता है? एक तो बैलाडिल्ला की खान से, बैलाडिल्ला की जो खान है वहां पे लोहा मिलता है, और दूसरा ढाली रजहरा की खान, ढाली राजहरा की खान, है ना। तो मेरा प्रॉपर जो बर्थ प्लेस है वो यही है, दुर्ग। पटना 2006 से अविभाजित मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था, तो दुर्ग जिला ही था। आगे देखिए, हाँ भगा दीजिएगा। लेकिन पटना के ही हो गए हैं अब वहां से, हालांकि है मतलब ऐसा थोड़े है। कभी आइएगा इंदौर में और उसकी तुलना पटना से आप कीजिए, इंदौर की तुलना आप पटना से कीजिएगा तो मालूम चलेगा कि हम किस कंडीशन में जी लेते हैं। हाँ, सबसे स्वच्छ शहर। आप लोग गंदा भी कीजिएगा तो वहाँ दिखाई नहीं देगा। मतलब अभी भी आप जाइएगा तो इंदौर में झाड़ू लग रहा होगा सड़क पे, और झाड़ू ऐसा लग रहा होगा कि सड़क पे एक भी कचरा नहीं है, सिंगल पीस का कागज का टुकड़ा आपको नहीं दिखेगा, फिर भी लोग झाड़ू लगा रहे हैं। इस बार होली में इंदौर क्या किया कि आयोजन किया होली, इंदौर नगर निगम जब होली मनाई तो अपने सब नागरिक को बोल दी कि आप कहीं भी होली खेलने के लिए स्वतंत्र हैं, और लोग क्या किए, सड़क पे होली खेलना शुरू कर दिए। होली खेल करके बाहर निकले, 2 घंटे में पूरा सड़क साफ हो गया, हर जगह सफाई। वहां पे सफाई मित्र की बहाली कर दी गई है। तो ये सफाई मित्र क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनको
रखा गया है। और जैसे ही लोग होली खेले, कहीं पे 200 सफाई मित्र झाड़ू लगाना शुरू कर दिए, पानी सब साफ करके रख दिए। इंदौर ऐसा शहर मिलेगा जिसका डिवाइडर पे एक भी पान का स्पिट नहीं मिलेगा थूका हुआ। हम लोग आप पटना का देख लीजिए, जब बनारस का और ज़्यादा, बनारस में देखिएगा तो पान का जो है वो लगेगा ही नहीं कि डिवाइडर पीला है या लाल है, थूक थूक करके वो कर दिए। इंदौर इंदौर में आपको वो नहीं दिखेगा। सफाई का मतलब कागज का एक टुकड़ा नहीं दिखेगा आपको, एक छोटा सा टुकड़ा नहीं दिखेगा, इतना साफ है। कई बार सूरत कोशिश किया है तो सूरत 7वीं बार इंदौर के साथ हुआ है। सूरत टक्कर दिया है लेकिन 7वीं बार साथ ही में आगे नहीं निकला। तो इतना साफ शहर है इंदौर। और इंदौर का बहुत सारा चीज डेवलप कर गया। जैसे पटना नगर निगम क्या की है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको कोई जगह ही नहीं दी है सामान बेचने के लिए। तो मालूम चल रहा है कि पूरा का पूरा बेली रोड दोनों तरफ से क्या है, अतिक्रमण का शिकार है। इंदौर में प्रॉपर उनको जगह दिया गया है, वहाँ मार्केट का डेवलपमेंट किया गया है। मार्केट जैसे आप लोग इस बार के बजट में पढ़ रहे होंगे कि भारत में 100 स्ट्रीट मार्केट की व्यवस्था की जाएगी अलग अलग शहर में, तो इंदौर में ऑलरेडी है। वहाँ का आप 56 देख लीजिए, सराफा बाजार देख लीजिए, 56 दुकान, हाँ 56 जाइएगा कभी, 56 का एक अलग आपको लगेगा कि हम इस जगह पे आ गए जहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ सब मतलब बहुत डेवलप है, उसकी तुलना में पटना कुछ नहीं है। उसकी तुलना में पटना आपको उतना डेवलप नहीं दिखाई देगा। और पब्लिक भी बहुत अच्छी है। जब लॉकडाउन जब लगा था ना, तो लॉकडाउन जब लगा तो महाराष्ट्र से श्रमिक क्या किए कि बिहार पैदल चल दिए, महाराष्ट्र से पलायन हुआ, पैदल चलना शुरू कर दिए। इंदौर वो जगह था जहाँ पे हर कोई उनको मदद किया था। कोई अपनी स्कूटरी से 2 लेबर को बैठा करके 100 किलोमीटर तक छोड़ दिया, कोई खाना का पैकेट दे दिया। इंदौर इतना हेल्पफुल सिटी है। हालांकि क्राइम है वहाँ पे अभी भी, लेकिन बहुत शांत जगह है, अच्छा लगता है। अब आते हैं महाराष्ट्र। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या है, गौन है। शहर घूमिएगा, पहले नौकरी ले लीजिए, वेतन मिलना शुरू होगा, वेतन मिलना शुरू हो जाएगा तो कहीं कहीं घूमते रहिएगा। 2 दिन का सीएल मिलता है तो शनिवार रविवार जोड़ करके आप 4 दिन करके चले जाइएगा। क्या शुरू हो गया आप लोगों का, महाराष्ट्र हो गया, जैसे गोवा हो गया। तो महाराष्ट्र और गोवा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी लोहा पाया जाता है, लेकिन ये क्षेत्र कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड की तरह नहीं है। तो महाराष्ट्र का पीपल गांव और लोहरा में लोहा मिलता है, रत्नागिरी में भी लोहा मिलता है। ये सब जगह है वो गोवा से सटा हुआ है। गोवा का 2 मुख्य केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है पिरना अदोल, गोवा का पिरना अदोल, और दूसरा है पाले ओंडा। गोवा का 2 मुख्य लौह भंडार क्षेत्र है जो देश में जाना जाता है, पाले ओंडा और पिरना अदोल। और महाराष्ट्र का रत्नागिरी, पीपलगांव और लोहरा, ये सब लोहा के लिए जाना जाता है। अब सवाल ये है कि यहाँ का लोहा निर्यात किया जाए, उसके लिए जो पोर्ट का इस्तेमाल होता है वो गोवा का मर्मागांव पोर्ट से लोहा ईरान की तरफ निर्यात कर दिया जाता है। तो लोहा के भंडार को भी आप ध्यान रखिएगा। गोवा का लिखा हुआ होगा, पिरना अदोल और पाले ओंडा ये गोवा का लौह अयस्क केंद्र है, यानी कि लौह भंडार केंद्र है। लौह भंडार, जलवायु की तुलना में ये सब आसान नहीं लग रहा है आप लोगों को, इसलिए सुस्ती जैसा लग रहा होगा। यहाँ याद करने वाला है, याद करना पड़ेगा इसमें। तो अब इसमें आप कोई और ट्रिक अपना नहीं सकते हैं। हाँ, अब इसमें ऐसा ना हो कि पिरना अदोल कहीं ऐसा ना हो कि ये लगने लगे कि रूस में है। ध्यान रखेंगे ये भारत में ही है ना। पिरना अदोल और पाले ओंडा गोवा का मुख्य लौह अयस्क केंद्र है, याद करने वाला है। तमिलनाडु में सलेम और नीलगिरी, तमिलनाडु में सलेम और नीलगिरी में लोहा मिलता है, ये दोनों याद रखिएगा। अब आते हैं मैग्नीज में। आंध्र प्रदेश का भी कुछ जगह है, कृष्णा है, कर्नूल है, कुडप्पा है, चित्तूर है, वारंगल इत्यादि जिले में लोहे की प्राप्ति की जाती है। उसी तरीके से आप लोग तेलंगाना देख लीजिए। तेलंगाना
तेलंगाना के करीम नगर में लोहा मिलता है, करीम नगर। और आंध्र प्रदेश में एक और जिला है जिसका नाम अनंतपुर है, अनंतपुर। तो इन सभी जिलों में लोहे का भंडार पाया जाता है। अगर तेलंगाना रहेगा तो करीम नगर आप लोग याद रखिएगा, वहां पे लोहा मिलता है। अब आते हैं मैग्नीज में। तो फिलहाल लोहा पे आप लोग गौर कीजिए। हम लोग जब लोहा देखें तो सबसे पहले राज्यों के आधार पर देखें कि भारत का जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य वो लोहा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे धारवाड़ संरचना, जो धारवाड़ शब्द लिया गया है वो कर्नाटक के धारवाड़ से ही लिया गया है। और धारवाड़ संरचना धात्विक खनिजों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो जितना भी जगह है, बेलारी हो गया, हॉस्पिट हो गया, चिकमंगलूर हो गया, संदूर हो गया, है ना, धारवाड़ हो गया, शिमोगा हो गया, कुद्रेमुख हो गया, ये सब कर्नाटक का लौह अयस्क भंडार केंद्र है। कर्नाटक क्लियर हो गया। कुद्रेमुख कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बेलारी, शिमोगा कर्नाटक में, चिकमंगलूर, अब चिकमंगलूर आंध्र प्रदेश तो नहीं लग रहा है ऐसा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऐसा ना हो कि एग्जाम में आंध्र प्रदेश लगा दीजिए। हो सकता है, लग सकता है, लग सकता है, ऐसा लगेगा कि सच में ना ये कर्नाटक ना होकर के आंध्र प्रदेश ही है। और मुख्य वजह क्या है लोहे का यहाँ पे? धारवाड़ संरचना। उसके बाद हम देखें झारखंड वाला बेल्ट, उड़ीसा वाला बेल्ट, झारखंड उड़ीसा, तो इस क्षेत्र में भी धारवाड़ संरचना है, इसी कारण से यहाँ पे लोहा का भंडार है। अगर हम झारखंड कहें तो सिंहभूम, कौन कौन सा केंद्र है? नोवामुंडी है और गुआ है, जामदा है, मनोहरपुर है, तो ये सब जगह सिंहभूम का है। तो झारखंड का सिंहभूम जिला। अब उड़ीसा का लोहा खनन केंद्र कौन सा हो गया? मयूरभंज, मयूरभंज हो गया। अगर हम केंद्र की बात करें तो 3 केंद्र याद रखेंगे, गुरुम हिसानी, गुरुम हिसानी, दूसरा हो गया बादाम पहाड़, बादाम पहाड़, और तीसरा हो गया सुलेपत, सुलेपत। ये उड़ीसा का 3 लौह खनन केंद्र देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जहां पे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों लोहा पाया जाता है। ज्यादातर हेमेटाइट ही है, लेकिन उच्च कोटि का मैग्नेटाइट लोहा भी यहाँ पे पाया जाता है। इन तीनों केंद्र का नाम याद रखेंगे। अब जैसे बादाम पहाड़ विख्यात है, बादाम पहाड़ विख्यात है ड्राई फ्रूट्स के लिए या लोहा के लिए? हाँ, तो ऐसा नहीं लगेगा कि फिर ये ड्राई फ्रूट्स जैसा, आपको हो सकता है लिख दे कि काजू बादाम के लिए प्रसिद्ध है, एग्जाम में कंफ्यूज कर देगी तो लगेगा ना कि सच में ये उसी के आधार पर इस पहाड़ का नाम कर दिया गया। ठीक है, एक बार सवाल पूछी थी आयोग कि लामा कहाँ पाए जाते हैं, लामा कहाँ, ये यूपीएससी सवाल पूछी 2010 में, यूपीएससी 2010 में सवाल पूछी कि लामा कहाँ पाए जाते हैं। तो अधिकांश लोग दलाई लामा करके तिब्बत लगा दिए। अधिकांश लोग क्या है, लामा क्या किए, टिक लगा दिए, कहाँ पे? तिब्बत में। अब इनका दिमाग लगा लामा कहाँ पाए गए हैं? हिमाचल प्रदेश में। तो लामा एक प्रकार का घोड़ा जैसा जीव है, वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में लामा जंतु पाया जाता है, लामा जंतु। अब इस जंतु को मानव जैसा समझ के लोग तिब्बत में लगा दिए, समझ गए? तो आयोग यही आप लोगों से ना टेस्ट ले लेती है। लोग ना सादृश्यता के आधार पे, मिलता जुलता आधार पे क्या तिब्बत कर दिए, और उसमें विकल्प था, तिब्बत का भी था। ऑप्शन ए में देखिएगा तो तिब्बत ही दी थी। यूपीएससी लिखी पूछी कि लामा पाए जाते हैं, ऑप्शन ए में था तिब्बत, तब जाकर के था दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में लामा नामक जंतु पाया जाता है, घोड़े जैसा जंतु है। अब तो ठीक वैसे ही अगर लिख दे कि बादाम पहाड़ किस लिए प्रसिद्ध है, बादाम पहाड़ उसमें लिखा रहेगा ड्राई फ्रूट्स की तरह, तो लगेगा कि सच में ना ड्राई फ्रूट्स ही है, तो नहीं, वो लोहा के लिए लोकप्रिय। तीसरा हो गया, हम लोग छत्तीसगढ़ देख रहे थे, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़ वाला केंद्र। यहाँ पे कौन कौन सा जगह था? बैला डिल्ला की खान और ढाली रजहरा, बैला डिल्ला और ढाली रजहरा, ढाली राजहरा। उसके बाद हम देखे कौन सा, आंध्रा देखे थे। आंध्रा में कुडप्पा हो गया, कुरनूल हो गया, है ना, इन सब जगहों पे। तेलंगाना में करीमनगर हो गया,
महाराष्ट्र में रत्नागिरी हो गया, गोवा में पालेउंडा और पिरनादुल हो गया। तो ये सब का सब लौह अयस्क का भंडार है। इतना समझ में आ गया? एक बार नाम याद हो गया आप लोगों को? भले ही ढाली नजर आपको आंध्र प्रदेश ही लगे, लेकिन याद तो हो गया ना? ठीक है, एक बार पढ़िएगा तो फिर उसका एग्जैक्ट लोकेशन मालूम चलेगा। आते हैं मैग्नीज में। खनिज पे कितना सवाल था टीआरई 1, 2 और 3 में? एक सवाल था। कौन सा सवाल था? वो बहुत आसान पूछ दिया। तांबा झारखंड में कहाँ पे? और कोई सवाल था? सीसा जस्ता सब बताएंगे। सीसा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलो पत्थर, जिप्सम, ये सब बताएंगे। तो बहुत आसान है, सीसा जस्ता सब बताएंगे। राजस्थान में तांबा, राजस्थान में सीसा, राजस्थान में जस्ता, है ना। अब ये जगह जैसे मान लीजिए खेतड़ी हो गया तांबा के लिए, है ना। सीसा जस्ता जावर क्षेत्र है, राजस्थान का जावर मिलता है। तो खेतड़ी तो बहुत आसान पूछ दिया। इसका मतलब है कि बहुत, जैसे लोहा के लिए धारवाड़ जाना गया है ना, मैग्नीज के लिए धारवाड़ जाना गया है, वैसे खेतड़ी जाना जाता है तांबा के लिए। और आपको बताएं कि मध्य प्रदेश का जो मलज खंड है, मध्य प्रदेश का मलज खंड है, ये भी तांबा के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहां से भी तांबा प्रचुर मात्रा में मिलता है। तब तो फिर सवाल बहुत आसान पूछा, सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया है। और क्या है? मतलब यही ना, लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, यही सब ना, तो वो सब बता देंगे। और कुछ पूछेगा तो संरचना पे जाएगा, और जब आयोग सवाल पूछेगी ना तो संरचना पे जाएगी। देखिएगा उसमें ना एक प्लेसर डिपॉजिट आएगा। हम ये भी यहां तक आपको बता देंगे कि ये प्लेसर डिपॉजिट क्या है। अगर आयोग सवाल बनाएगी तो आप लोग बना दीजिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट खनिज है वो है मैग्नीज। अब ये बहुत कम जगह पे पाया जाता है, इसको याद रख। मतलब भारत का 5 राज्य, बेसिकली महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इसी 5 राज्य में मैग्नीज पाया जाता है। और लोहा इतना इसका केंद्र भी नहीं है। तो सिर्फ राज्य के नाम को भी याद रखेंगे ना तो आपका मैग्नीज वाला हिस्सा पूरा हो जाएगा। तो भारत में जो मैग्नीज है वो 5 राज्यों में विशेष रूप से मिलता है। अब राज्य जगह कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र का जगह है नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी। यहाँ देखिए, धारवाड़ संरचना में हम क्या बोले? धारवाड़ संरचना धात्विक खनिजों के लिए है, चाहे लोहा रहे, चाहे वो मैग्नीज रहे, है ना, चाहे तांबा रहे, सब धारवाड़ में मिल रहा है। तो धात्विक खनिजों के लिए जाना जा रहा है। तो रत्नागिरी में लोहा भी रहेगा और मैग्नीज भी रहेगा। भंडारा हो गया और नागपुर हो गया। इसका मतलब जैसे आप लोग लोहा में पहले क्या देखे? कर्नाटक देखे थे, लेकिन आपको मैग्नीज में महाराष्ट्र। दूसरा हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मैग्नीज मिलता है बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, मंडला में, बिलासपुर में, जबलपुर में और झाबुआ में। यानी कि यहाँ की जो धारवाड़ संरचना है, इस धारवाड़ संरचना में, धारवाड़ में तो सब ना है। जैसे धारवाड़ में क्या है? लोहा भी है। धारवाड़ में क्या है? मैग्नीज भी है ना। धारवाड़ में तांबा भी है। जितना भी धात्विक खनिज हो गया वो सब है। अब इस धारवाड़ का जो मध्य प्रदेश वाला इलाका हो गया, वहां पे लोहा ना ज्यादा मिल करके क्या मिल रहा है? मैग्नीज मिल रहा है। तो इसको याद रखिएगा। तो वो जगह कौन कौन सा हो गया? बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, बिलासपुर, जबलपुर और झाबुआ। इन सभी जगहों पे मैग्नीज मिलता है। मैग्नीज मिलता है। मध्य प्रदेश दिख रहा है ये वाला, महाराष्ट्र ये वाला है ना। तो भारत का ये जो बेल्ट आपको दिख रहा है, जैसे मान लीजिए रत्नागिरी हो गया। रत्नागिरी ये जो जगह है महाराष्ट्र का, यहाँ पे मैग्नीज की प्राप्ति हो रही है। और मध्य प्रदेश में हर जगह बालाघाट, छिंदवाड़ा, इन सब जगहों पे मैग्नीज मिल रहा है। इन सब जगहों पे मैग्नीज मिल रहा है। और ये सब का सब जो जगह है, हमने क्या बताया था? धारवाड़ संरचना, आर्कियन संरचना है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, वो आर्कियन क्षेत्र जहाँ पे दक्कन लावा का विस्तार हो गया है, यही वाला एरिया हुआ ना,
जहाँ पे दक्कन लावा हो गया। इसका मतलब क्या कि ऊपर में बैसाल्टिक चट्टान है, लेकिन अंदर में क्या रहेगा? बैसाल्टिक चट्टान का विस्तार कितना? 2000 मीटर ही तो तक है ना। पश्चिम में बैसाल्ट चट्टान 2000 मीटर तक है, और पूरब जाता तो और कम हो गया है, 2000 मीटर। यानी कि वहाँ पे बैसाल्टिक चट्टान ऊपरी भाग में आपको दिखाई देगा 2 किलोमीटर तक, लेकिन उसका जो भूगर्भ है वो आर्कियन क्रम की ही चट्टान है, आर्कियन क्रम की चट्टान है। मध्य प्रदेश का याद रखिए। अब उड़ीसा में मैग्नीज कहाँ मिलता है? कालाहांडी में, बोलांगीर में, कोरापुट में, क्योंझर में और सुंदरगढ़ में। इन सभी जगहों पे मैग्नीज की प्राप्ति होती है। जैसे ही हम आपको उद्योग पढ़ाएंगे ना, तो उस उद्योग में उसका केंद्र बताएंगे, कहाँ कहाँ से कौन सा खनिज पदार्थ आ रहा है। जैसे राउरकेला में कौन सा उद्योग है? राउरकेला में लौह अयस्क, लौह अयस्क। अब जैसे ही राउरकेला है तो ये लौह उद्योग है, लौह उद्योग है, लोहा उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो लौह इस्पात उद्योग हो गया, लौह इस्पात उद्योग। अब देखिए ये लौह कहां से लाएगा? मयूरभंज से, सुलेपत से, क्योंझर से, बोनाई से लेकर के आएगा, है ना। लेकिन इसको मैग्नीज भी तो चाहिए, इसको क्या चाहिए? मैग्नीज भी चाहिए। मैग्नीज की प्राप्ति कहां से करेगा? कोरापुट से करेगा, सुंदरगढ़ से करेगा। तो यही कारण है कि जितना भी उद्योग धंधा का विकास हुआ है वो सब खनिज पदार्थ के केंद्र में ही है, आसपास ही है। जैसे हमने कहते हैं टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टिस्को, जैसे टिस्को वो इसको में आता है, बर्नपुर जिसका नाम है वो इसको। तो टिस्को में टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो टाटा लोहा कहाँ से मंगाएगी? टाटा लोहा सिम्भू से मंगाएगी, है ना। कोयला कहाँ से मंगाएगी? झरिया से, क्योंकि अगर उद्योग पढ़िएगा तो उसको स्थानीयकरण का कुछ कारक होता है, तो परिवहन हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। झरिया से। मैग्नीज कहाँ से लेगा? अमेरिका से। मैग्नीज सिंहभूम से ही लेगा, ठीक है ना। या मैग्नीज उड़ीसा से ये मंगा लेगा। कहाँ से? उड़ीसा से मंगा लेगा। राउरकेला कोयला कहाँ से लेगा? कहीं से ले सकता है, झरिया रानीगंज से भी ले सकता है ना, ठीक है, तो ले सकता है। क्या मतलब कौन सा केंद्र है? पश्चिम बंगाल में अपना है, वहां दुर्गापुर है ना। हाँ दुर्गापुर है, दुर्गापुर है। लेकिन पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में क्या है? लोहा इस्पात उद्योग है, लेकिन लोहा नहीं है। तो कहां से लोहा मंगाएगा? जहां से उसका बन जाए। अगर उसका झारखंड से बन जाता है तो झारखंड से मंगा लेगा, अगर उसका उड़ीसा से बन जाएगा तो लेकिन है नजदीक में ही ना, आसपास ही है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि जो दुर्गापुर है वो आंध्र प्रदेश में है सब आसपास ही। थोड़ा दूरी पड़ेगा तो वो मंगा लेगा। तो इसका मतलब कि जितना भी उद्योग है उसके स्थानीयकरण का कारक है क्या? आसपास खनिज पदार्थ मिलना। सारा का सारा फैक्टर यहाँ पे काम करेगा। अब जैसे खरकई नदी के स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे कौन सा है? टाटा है। स्वर्ण रेखा और खरकई, तो इसका मतलब कि इन नदियों से उसको जल की प्राप्ति हो जा रही है, और इसी नदी में उसका वेस्टेज भी बह जा रहा है। दोनों काम हो जा रहा है, और शुद्ध करके बहा रहा होगा। यमुना काला इसीलिए दिखती है कि सारा उद्योग का ही कचरा उसमें बह जाता है। तो बेसिकली आप लोग देख लिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, दो और राज्य का याद रखिएगा। एक हो जाता है कर्नाटक और दूसरा आंध्र प्रदेश। अब कर्नाटक की बात हो गई है तो वो सब देखिए जहां पे लोहा मिल रहा है वहां पे मैग्नीज। यानी कि कर्नाटक की जो धारवाड़ संरचना है, कर्नाटक की धारवाड़ संरचना वो धात्विक खनिजों में सबसे ज्यादा रिच है, धनी है, क्योंकि वहां पे लोहा भी मिल रहा है, उसी जगह पे क्या मिल रहा है? मैग्नीज भी मिल रहा है। तो शिमोगा में, बेलारी में, कर्नाटक का उत्तरी कन्नड़ा जिला है, चित्रदुर्ग में, चित्रदुर्ग, हाँ
चिकमंगलूर और बेलगांव, इन सभी जगहों पे क्या मिल रहा है? मैग्नीज मिल रहा है, मैग्नीज। ठीक है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और आदिलाबाद, ये दो केंद्र मैग्नीज का है। आंध्र प्रदेश में क्यों मैग्नीज मिल रहा है? धारवाड़ भी है और कुडप्पा भी है। आंध्रा वो जगह है जहां पर धारवाड़ भी है और कुडप्पा भी है। इस कारण से जो धारवाड़ संरचना है वहां पे मैग्नीज की प्राप्ति हो रही है। जब आंध्र प्रदेश आप लोग को बता रहे थे तो हमने कहा था कि आंध्र प्रदेश में एक चंद्रा अर्धचंद्राकार जगह है। यहाँ पे कौन सा संरचना है? कुडप्पा, और यहीं से कुडप्पा नाम भी आया है। लेकिन आंध्रा का बाकी जो जगह है वो आर्कियन धारवाड़ से ही तो बना है, तो आर्कियन और धारवाड़ संरचना में मैग्नीज मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के आर्कियन और धारवाड़ क्षेत्र में यानी कि विशाखापट्टनम और आदिलाबाद में मैग्नीज की प्राप्ति हो रही। आज तो मैडम नहीं आएंगी, उनका हेल्थ इशू है, तो क्लास थोड़ा और बढ़ा दें कि छोड़ दें? हाँ, और थोड़ा बढ़ा करके इनको ख़त्म करते हैं। हाँ ठीक है, 11 बजे तक कर देते हैं। तो कर्नाटक में हो गया 11 बजे तक, इसलिए कि ज़्यादा भी लेंगे ना तो आप लोग रट्टा नहीं लगा पाइएगा, रट्टा लगाने में दिक्कत है। और सब नाम याद करना है, मतलब नाम आपको इतना याद करना है कि और ऊपर के एग्जाम में जाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कर्नाटक के 5 गांव का नाम बताइए। बीपीएससी इंटरव्यू में, नहीं शिमोगा तो जिला है, बीपीएससी इंटरव्यू में कर्नाटक के 5 जिला, गांव, राजस्थान का 5 गांव का नाम बताइए। पूछ देगा पंचायती राज कहाँ पे शुरू हुआ? नागौर। अच्छा, नागौर के पूर्व में कौन सा जिला है? सब पूछा जाता है। तो आपको तो बहुत कम याद करना है, आप लोगों को ना बहुत कम। और इसको भी मन से ना क्या कीजिए कि लिख लीजिएगा, एक एक केंद्र लिख लीजिएगा। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, अब जैसे आंध्र विशाखापट्टनम कहाँ है ये सब पता है सबको? तेलंगाना में तो नहीं ना है? ठीक है, यही ना कन्फ्यूजन। अब ये चित्रदुर्ग है, चित्रदुर्ग है, तो बहुत लोगों को ना इसको चित्रकूट याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा होगा। एग्जाम में गए, अब चित्रकूट याद आ गया, अब किस में लग जाएगा? यूपी में लग जाएगा। और आयोग क्या करती है, जैसे कोई नाम वैसा है और उससे मिलता जुलता कोई जगह है तो पूछ लेती है ना। जैसे अभी आप लोग देखें क्या, मध्य प्रदेश में झाबुआ, झाबुआ। अब इसमें ना तुक्का लोग कहाँ लगा देंगे? तुक्का लगा देंगे झारखंड पे, नहीं लगा देंगे। ऐसा लगेगा कि जो झाबुआ है वो झारखंड में है, लेकिन है कहाँ पे? एमपी में है। और ये झाबुआ किस लिए है? मैग्नीज के लिए है। तो आपको इतना याद करना है कि कंफ्यूजन ना हो, ऑप्शन गलत नहीं। वैसे हम सब पे आपको ना काम करा देंगे, मतलब हम इतना ना बोल देंगे ना कि आपको चित्रदुर्ग हमेशा कहाँ दिखेगा? कर्नाटक में ही दिखेगा। बहुत कम उम्मीद रहेगा कि आप लोग इसको यूपी में करके आए हैं। ठीक है। अब जैसे चिकमंगलूर है ना, ये तो साफ साफ नजर आता है चिकमंगलूर, क्योंकि बंगलुरु से भी तुलना कीजिएगा तो बंगलुरु भी कर्नाटक में ही है ना। और बेलगांव आप लोग इतिहास में खूब पढ़ते ही हैं, बेलगांव शहर है कि गांव है? बेलगांव शहर गांव, बेलगांव शहर है, ये नगर है। ये नाम भले बेलगांव है लेकिन नगर है ना। हाँ, जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव, और भी उसका नया नाम भी गांव ही किया गया है, गुरुग्राम। तो ये भारत का, आप उत्तर भारत का कह दीजिए, जैसे दक्षिण भारत में बैंगलोर है, ठीक वैसा ही ये सिटी है। इसको सिलिकॉन सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। सिलिकॉन वैली, आईटी सेक्टर बहुत डेवलप है। महंगा है दिल्ली की तुलना, दिल्ली से ज़्यादा खर्चा हो गया लगता है। ठीक है, बहुत महंगा है, खर्चा ज़्यादा हो गया है। आप लोग कहीं घूमने जाइए तो जुगाड़ कीजिए कहाँ पे सस्ता में निपट लें। कभी भी कहीं जाइए कहीं भी कहीं जाइए तो ये जुगाड़ करके जाइए कि कम खर्चा में कैसे निपट लें। अब जैसे इंदौर उतरे ना, इंदौर, तो इंदौर का फुटपाथ पे भी कुछ खाइएगा तो वहां पे खाना अच्छा मिलेगा, खाना अच्छा मिलेगा। बेसिकली गोलगप्पा वहाँ का बहुत फेमस है, वहाँ पे गोलगप्पा खा लीजिएगा तो पटना में वैसा मिलेगा नहीं। और भारत में देखिए, आते हैं बॉक्साइट पे। भारत में क्या है कि भारत में जो खान पान है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है ही, लेकिन यहाँ का त्यौहार भी जुड़ा हुआ है। यहाँ का त्यौहार का, जैसे अभी कौन सा फेस्टिवल था? जन्माष्टमी था ना।
जन्माष्टमी था, हमको मन किया गोलगप्पा खाने के लिए कि भीड़ कम मिलेगा। जन्माष्टमी के दिन जो था तो हम निकल गए, और मालूम चला कि दोनों गोलगप्पा वाला नहीं आया है। पूछे क्यों नहीं आया है, तो बोला कि जन्माष्टमी है, इस कारण से महिलाओं का व्रत है, उसका गोलगप्पा बिकेगा ही नहीं। नहीं देखिए, बहुत सारी जितना जीवन का अनुभव है ना, आपको बाहर ही मिलता है। अभी तक हम इस पे नोटिस नहीं किए थे। हम जन्माष्टमी के दिन शाम में निकल गए गोलगप्पा खाने के लिए, और मालूम चला कि जो दोनों था वो दोनों नहीं आया है, दोनों नहीं आया है। जितना ज्यादा घूमिएगा उतना अनुभव होते रहते हैं। बॉक्साइट हो गया। बॉक्साइट दरअसल एल्युमिनियम उद्योग का मुख्य खनिज होता है। एल्युमिनियम का उत्पादन या जो ये कारखाना है, उसमें बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। तो बॉक्साइट अयस्क का जो प्रयोग है वो एल्युमिनियम को बनाने में किया जाता है। और एल्युमिनियम का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है ना। इस्तेमाल कम पूछा जाएगा, है ना। तो आप याद रखिएगा, बर्तन बनाने में, चमड़ा वमड़ा रंगने में होता है, पेट्रोल नमक साफ करने में बॉक्साइट अयस्क का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, बॉक्साइट का जो मुख्य जगह है, पहला झारखंड, और झारखंड में 3 जिले का नाम याद रखिएगा। एक तो रांची में बॉक्साइट मिल रहा है, दूसरा पलामू में, और तीसरा लोहरदग्गा में। क्या ये तीनों जिला आपको ऐसा लग रहा है कि लोहा से दूर है, मैग्नीज से दूर है, या इसमें मैग्नीज लोहा नहीं है ना। लोहा कहाँ था, सिंहभूम में था। अगर पूछा जाए कि झारखंड राज्य में बॉक्साइट की प्राप्ति किस जगह पे होती है, तो सिंहभूम कर देंगे आप लोग? नहीं, रांची, पलामू या लोहरदग्गा। और उसमें भी जो पलामू का बॉक्साइट है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पलामू का बॉक्साइट भारत में सर्वोत्तम बॉक्साइट माना जाता है। और बॉक्साइट से एल्युमिनियम तैयार करने के लिए जो कारखाना होता है, उस कारखाने में जो बिजली है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उच्च ऊर्जा की प्राप्ति होगी तभी बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। तो झारखंड में 3 जगह का नाम याद रखेंगे। एक का नाम रांची है, आपको याद होगा, पलामू और लोहरदग्गा। इन तीनों जगहों पे बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, ये 3 जगहों पे बॉक्साइट की प्राप्ति होती है ना। तो बस्तर भी याद रखेंगे, बिलासपुर भी और सरगुजा भी। सिर्फ केंद्र का ही नाम याद रखेंगे, और ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाएंगे उसमें भी कहाँ पे है, वो सब जरूरी नहीं है। मध्य प्रदेश में कटनी, मध्य प्रदेश में जबलपुर और बरगाबान पहाड़ी क्षेत्र, इसके अलावे अमरकंटक है, शहडोल है और मंडला, इन सभी जगहों पे बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। अभी आएंगे वापस हम, अभी एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, एक बार रीड कीजिए बस। उड़ीसा में कहाँ कहाँ बॉक्साइट पाया जाता है? उड़ीसा में, बस ये लाइन याद रखिएगा, सिर्फ इतना। उड़ीसा में बॉक्साइट की प्राप्ति कालाहांडी, बोलांगीर, संबलपुर, कंधमाल और कोरापुट, बेसिकली केबीके रीजन याद रखेंगे। एक जगह का नाम है केबीके। भारत में केबीके बहुत ज़्यादा विख्यात है, किस लिए? अपनी गरीबी कुपोषण के लिए, गरीबी और कुपोषण के लिए। ये जगह इतना गरीब है और इतना कुपोषित है कि कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ भी नहीं सुन पाती है। गरीबी का स्तर ये है। इंडिया टुडे जब इस पर रिपोर्ट पब्लिश की थी तो उसमें बताया कि जो इस रीजन के जो लोग हैं, वो पशु जब गोबर कर दे रहे हैं तो उससे चावल का दाना निकाल कर खा रहे हैं। मतलब गरीबी का इतना खराब स्थिति है। तो केबी के रीजन भारत में बहुत विख्यात है गरीबी के लिए, भूखमरी के लिए, और इस जगह पे बॉक्साइट पाया जाता है। K4 कालाहांडी, B4 बोलांगीर और K4 कोरापुट। तो केबी के रीजन में बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। अब यहीं से सवाल पूछा जाएगा कि भारत का केबी के रीजन किस खनिज के लिए जाना जाता है? बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। सोच लीजिए, बॉक्साइट है लेकिन फिर भी वहां पे गरीबी भूखमरी का क्या स्तर है। अब झारखंड राज्य नहीं है खनिज मामले में धनी, झारखंड में खनिज मामले, लेकिन झारखंड में क्या है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी तो नहीं है, विकास है वहां पे, विकास का स्तर है। जबकि झारखंड का निर्माण किया गया था उस समय बहुत विवाद हुआ था। वर्ष 2000 का जब समय था तो लालू प्रसाद अड़ गए थे कि हम बिहार को बांटने नहीं देंगे। उनका स्टेटमेंट था कि बिहार का बंटवारा मेरे लास्ट पे होगा, लेकिन फिर भी हो ही गया। तो भारत में जो झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना और उत्तराखंड बना,
इन तीनों राज्यों के बनने के पीछे जो मुख्य था, विकास, विकास को आधार। जैसे भारत में सबसे पहला राज्य का दर्जा मिला आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को 53 में ना, आंध्र प्रदेश। तो इसका बेस क्या था बनने का? भाषा, भाषा के आधार पर राज्य बना। लेकिन ये जो तीनों राज्य बने हैं, इनका मुख्य भाषा नहीं था, इनका विकास के आधार पर बनाया गया था। तर्क दिया गया कि विकास के आधार पर इन तीनों राज्यों का गठन किया जाए, लेकिन उतना विकास जितना चाहा उतना हो नहीं पाया। तो केबी के रीजन याद रखेंगे, बॉक्साइट की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट, ये 3 केंद्र जरूर से आप याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला याद हो गया उड़ीसा का। तो इन क्षेत्रों में बॉक्साइट के बहुत बड़े भंडार हैं। अब आपको लगे तो कंधमाल वगैरह याद कीजिए, अदरवाइज केबी के रीजन याद करिएगा, केबी के, है ना। अगला है कि कुछ अन्य राज्य है जहां पे बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। थोड़ी मात्रा में तेलंगाना के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पूर्वी गोदावरी जिला है। महाराष्ट्र में रत्नापुर, कोल्हापुर में पाया जाता है। गुजरात में जामनगर है, कच्छ है, जूनागढ़ है, द्वारिका, खेड़ा और पोरबंदर, और तमिलनाडु का सलेम। इन सभी जगहों पे बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। आते हैं वापस फिर से बॉक्साइट पे। देखिए, बात अगर हम बॉक्साइट की करेंगे, बॉक्साइट, तो बॉक्साइट किस उद्योग के लिए खनिज इसका काम कर रहा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम उद्योग के लिए बॉक्साइट मुख्य रूप से कच्चे माल का काम करता है। अब इस बॉक्साइट की प्राप्ति भारत में कहां कहां से होती है? तो सबसे पहला जो सबसे मेन केंद्र हो गया भारत का, झारखंड राज्य हो गया। यानी कि झारखंड के आसपास जितना भी उद्योग धंधे का विकास होगा, उसके पीछे जो कारक रहेगा वो इन्हीं सब जगहों पे बॉक्साइट की प्राप्ति रहेगी, तभी इस उद्योग का विकास हो सकेगा, है ना। अब एल्युमिनियम का मुख्य रूप से उपयोग किस में होता है? बेसिकली बर्तन में होगा, और भी बहुत सारे काम में होता है, जैसे परिवहन में नहीं होगा, हवाई जहाज वगैरह सब एल्युमिनियम का ही बॉडी बनता है। हाँ, सब चीज में होता है। तो अब यहाँ पे एल्युमिनियम इंडस्ट्री का विकास होगा, तो बॉक्साइट की प्राप्ति करनी होगी तो झारखंड से मंगाएंगे, रांची से, पलामू से, या फिर लोहरदगा से। उसके बाद दूसरा प्रमुख राज्य हो गया भारत का छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी बॉक्साइट मिलता है। कहाँ कहाँ पे? बस्तर में, बिलासपुर में और सरगुजा जिला में। क्या यहाँ पे ढाली रजहरा दिख रहा है, बैलाडीला दिख रहा है? वो किस लिए है? लोहा के लिए है। छत्तीसगढ़ का बैलाडीला किस लिए है? लोहा के लिए है। बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा में बॉक्साइट मिल रहा है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो कटनी है, जबलपुर है और बरगाबान पहाड़ी क्षेत्र हो गया, तो यहां पे बॉक्साइट की प्राप्ति हो रही है। एमपी का अमरकंटक, शहडोल क्षेत्र और मंडला में बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब याद करना है, याद हो गया? नहीं याद हुआ है तो एक बार रीड करना पड़ेगा, उतार के लिखिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, लिखिएगा। और बेसिकली क्या है कि एटलस में भी नहीं दिखाई देगा। एटलस में क्या दिखेगा? एटलस में आपको बेलारी दिख जाएगा, कर्नाटक का। एटलस में आपको छत्तीसगढ़ का बस्तर दिखेगा। अब चाहिए कि बरगाबान पहाड़ी क्षेत्र दिखे, तो नहीं दिखेगा, है ना। तो आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में केबी के रीजन बस याद रखिएगा। केबी के तो याद हो गया होगा, केबी के याद हो गया, ठीक है। तो केबी के याद हुआ तो आपको अमरकंटक नहीं याद होगा, जहां से सोन निकल करके आ रही है, जहां से नर्मदा निकल रही है। शहडोल भी याद रखिएगा। कटनी, जबलपुर में भी बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। अब एक पहाड़ी क्षेत्र है बरगाबान, है ना, तो बरगाबान बस से बॉक्साइट याद रखिए। ठीक है, कोई ना कोई उसमें तकनीक देखिए कैसे याद होगा आपको। उसके बाद कुछ अन्य राज्य हैं जहां पे बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। मेन आप लोग क्या देखें? मेन आप लोग देखें झारखंड। वो जो जमाई ले रही है आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ऐसा ना हो कि क्लास के बाहर जाए फिर कहीं के समझ। तो आपको इसमें क्या करना है? याद करना है। ये पूरा का पूरा फैक्चुअल डेटा है।
जैसे भूगोल का अधिकांश जो है वो उसमें पर्यटन के थ्रू दिखाया जाता था, तो ट्रिप में हम लोग को नहीं दिखाया गया था। ट्रिप में हम लोग कहीं गए दक्षिण भारत तो ज़्यादा तट घूम रहे हैं, ले गया था। कॉलेज से ट्रिप जाता है ना, तो कॉलेज ट्रिप जाने का मतलब हुआ कि भूगोल को उन सारे चीज़ों को समझे देखें जिसको हम लोग किताब में पढ़े हैं। तो धारवाड़ जाना पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग क्या किए कि पटना से निकले और घूमते ऐसे तट के किनारे किनारे वापस पटना आ गए थे। ये ट्रिप ऐसे बना था, 20 दिन में पूरा भारत ऐसे घूम करके आ गए। तेलंगाना के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि तेलंगाना राज्य में बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में और पूर्वी गोदावरी जिला में बॉक्साइट मिलता है। महाराष्ट्र के रत्नापुर और कोल्हापुर में मिलता है। गुजरात में बॉक्साइट की प्राप्ति होती है जामनगर में, कच्छ में, जूनागढ़ में, द्वारिका में, खेड़ा में और पोरबंदर में। और तमिलनाडु के सल्ले में भी बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। तो इन सब में सवाल बन सकता है, इसको आप गौण के रूप में ऐसा मत समझिए कि नहीं, गुजरात का पूछा जा सकता है। क्या गुजरात में लोहा मिल रहा है? तांबा मिलता है? नहीं मिलता है। गुजरात में बॉक्साइट की प्राप्ति हो रही है। गुजरात में बॉक्साइट, क्योंकि भारत का अधिकांश जो तेल है वो गुजरात से आता है। लेकिन धात्विक खनिज में मान लीजिए कि अगर आपसे सवाल पूछ दे, बॉक्साइट आप याद रखेंगे। तो गुजरात का केंद्र याद हो गया आप लोगों को। कुछ कुछ याद कर लीजिए, जामनगर का, जूनागढ़, द्वारिका, खेड़ा वगैरह। हाँ। सलेम को भी ऐसे याद रखिए। सलेम में क्या मिल रहा है? बॉक्साइट, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आप लोग लोहा पढ़े थे? अभी पढ़े ना लोहा? हाँ, इसमें सलेम और नीलगिरी नहीं बताए हम। सलेम और नीलगिरी अभी हमने बताया ना। अब निकल गया, वो नेटवर्क छोड़ दिया। अब वो घर पे जाकर के पढ़ना होगा, रीड करना होगा, रिवीजन करना होगा। नेटवर्क ऐसे ऐसे ना काम करना बंद करेगा। अब याद आ गया, तमिलनाडु में बॉक्साइट है, लोहा है ना? ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीज भी है। अब भारत में बॉक्साइट का जो खनन है कुछ कंपनियां करती हैं, जैसे नालको हो गया, है ना, हिंडाल्को हो गया। वो सब हम बाद में आपको नोट्स में बढ़िया से केंद्र और उसका जगह बता देंगे, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। आते हैं तांबा पे। तांबा, अभी तक हम लोग क्या देखे? लोहा, उसके बाद मैंगनीज, उसके बाद बॉक्साइट। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? तांबा। तांबा ही कर लेते, उसके बाद छोड़ देंगे। उसके बाद आप लोग पहले इतना रट कर करके आइएगा, तांबा तक रट करके आइएगा। है लेकिन आसान याद करना। इन सब में कुछ ना कुछ आपको मेजर पॉइंट दिख रहा होगा। कहाँ का बॉक्साइट देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? पलामू का। पलामू का बॉक्साइट ज़्यादा लोकप्रिय है या जाना जाता है। तो और कौन सा जगह है झारखंड का? रांची है, लोहरदग्गा है, सिंहभूम नहीं है। ठीक है, हाँ, यही सब कर लीजिएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। तांबा क्या है? एक धातु है ना। इसका उपयोग आपको पता है, बर्तन में, वायरिंग वगैरह में होता है, दुनिया भर का। इसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा कि तांबा का उपयोग कहाँ पर होता है। तो तांबा का सिक्का भी बनता है, तांबा का सिक्का भी है। तांबा का ज़्यादा इस्तेमाल किस में? पाइप में होता है। पाइप बिजली का वायर में होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग में होता है। बर्तन तो बनता ही है। इसके अलावा तांबा देखिए स्मेल्टिंग, मेटल वर्क वगैरह में होता है, कृषि में होता है, प्रिंटिंग में होता है ना, प्रिंटिंग में भी होता है, चिकित्सा में भी होता है। ठीक है। अब तांबा का जो मुख्य केंद्र है, बेसिकली ये इतना आपको याद रखना है। तांबा का पहला जो केंद्र हो गया या दूसरा भंडार हो गया। आपका सवाल क्या था? तांबा कहाँ पे मिलता है ये पूछा गया था ना। घाटशिला में दिख रहा है, घाटशिला। सवाल बन जाएगा आपका। अब देखिए झारखंड में तांबा की प्राप्ति कहाँ से हो रही है? मूसा बनी है। बस केंद्र याद रखिएगा, जिला याद करने के चक्कर में कंफ्यूजन हो जाएगा। राखा हो गया, राखा, सोनामाखी, घाटशिला। अब ये सवाल आप लोग का टीआरई में पूछ दिया था कि यहाँ पे क्या मिलता है। तो अभी तक हम लोग झारखंड का देख रहे थे, क्या? लोहा देखे थे, मैग्नीज देखे थे, उसके बाद
बॉक्साइट देखें तो उन सब में घाटशिला तो आपको नहीं दिखा था, अब यहाँ पे तांबा घाटशिला में दिख रहा है। और इसके अलावा संथाल परगना और हजारीबाग को भी याद रखेंगे, जहाँ पे झारखंड में तांबे का खनन किया जाता है। राजस्थान दूसरा प्रमुख राज्य है जहाँ पे तांबे का खनन होता है। सबसे महत्वपूर्ण हो गया भारत में खेतड़ी, और ठीक वैसे ही एमपी का मलजखंड और झारखंड का घाटशिला, है ना। ये तीनों जो क्षेत्र है भारत में तांबा के लिए बहुत ज़्यादा धनी है। सबसे ज़्यादा रिच जो है घाटशिला है, राजस्थान में खेतड़ी है, और एमपी का मलजखंड। ये तांबा बेल्ट ही है, ये क्या है, तांबा का पूरा केंद्र है। तो राजस्थान खेतड़ी याद रखिएगा, और खेतड़ी याद हो जाए तो उसके बाद अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, झालवाड़ा। अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं आप लोग बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। क्या? हाँ, ना सर्वाधिक नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि तांबा का भंडार है कि नहीं, तांबा मिलता है कि नहीं, तो हाँ मिलता है। हम इसके बाद एक और क्लास लेंगे जिसमें जब सब पढ़ा देंगे ना, तो 3-3 राज्य का नाम लिखवाएंगे कि लोहा के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य 1 नंबर पे है, कौन सा 2 नंबर पे है, कौन सा 3 नंबर पे। ठीक वैसे ही तांबा का भारत का कौन सा राज्य प्रथम है, सेकंड है और थर्ड है। अभी ये पढ़ाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी आप लोग उस केंद्र का नाम याद रखिए जहाँ पे वो खनिज पाया जाता है, पूरा का पूरा। अभी यहाँ पे रट्टा लगाना पड़ेगा, और रट्टा लगाना पड़ेगा आपको नदी में। जैसे नदी कहाँ से निकल रही है, नदी का सहायक नदी कौन सी है ना। इसके अलावा उस पे कौन सा शहर बसा हुआ है, उसका मुहाना कहाँ पे है, उसका मुहाना। जैसे आप लोगों से पूछें कि स्पीति नदी किस नदी की सहायक नदी है, स्पीति किस नदी, तो आप लोग सुने ही नहीं होंगे बहुत सारे लोग, तो वो सब ना याद करना पड़ेगा, वो सब आपको हम याद करवाएंगे। तो वैसे ही इस केंद्र को आप याद रखिएगा। झारखंड में इन सब जगहों पे तांबे की प्राप्ति होती है। राजस्थान में खेतड़ी, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा। अब जैसे मान लीजिए कि अलवर ना दे करके या खेतड़ी, उदयपुर दे दे, तो राजस्थान का उदयपुर किस लिए है, उदयपुर तांबे के लिए है, तांबे के लिए है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर, नेल्लौर और नालकोंडा, इन तीनों जगहों पे तांबा की प्राप्ति होती है। एमपी का मलजखंड याद रखिएगा, और सिक्किम का रांगपो डिक्यू क्षेत्र, ये इसलिए लिखा हुआ है कि समसामयिकी में, जैसे करंट अफेयर्स में दिया रहता है कि अभी इस क्षेत्र में तांबे का भंडार मिला है, उत्पादन नहीं हो रहा है। आप न्यूज़पेपर पढ़े हैं, महीना 2 महीना पहले लिखा होगा कि भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है, भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है। तो लिथियम का इस्तेमाल अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो ई रिक्शा हो, इन सब में लिथियम खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब इसका भंडार मिल गया है। तो ठीक वैसे ही सिक्किम में एक भंडार मिला है, अभी उसका मतलब व्यापक तरीके से उत्पादन नहीं हो रहा है। तो रांगपो डिक्यू क्षेत्र भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। हाँ, ये लेटेस्ट है, सिक्किम के रांगपो और डिक्यू क्षेत्र में तांबे का भंडार मिला है ना। ये 4 मेजर हो गए जहां से आने के सवाल की संभावना ज़्यादा रहेगी। इन चारों राज्यों के नाम को आप याद रखिएगा, और चारों है बहुत आसान, चारों बहुत आसान है, कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आ रहा है तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्या कह रहे हैं? हाँ, याद तो करना पड़ेगा, इसीलिए तो इसीलिए इसको जल्दी पढ़ा दे रहे हैं। इसके बाद नदी वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नदी में भी क्या है ना कि एक तो उसका उद्गम याद रखना पड़ेगा, बल्कि आप लोग समय मिले तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिएगा। दूसरा मुहाना याद रखेंगे। तीसरा उसकी लंबाई, कौन सी नदी कितनी लंबी है। उसके बाद उसकी सहायक नदी, उसकी सहायक नदी वो किस राज्य से, सहायक नदी में कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है, कौन सा दाएं है और कौन सा बाएं है, उस पे कौन सा शहर है बसा हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार की नदी, बिहार की नदी। अब इसमें भी देखेंगे कि यहाँ की जो मेजर नदी है, जैसे गंगा हो गई, जैसे सोन हो गया, गंडक हो गया, वो बिहार के किन किन जिलों से होकर के गुजरती है। एक सवाल बीपीएससी पूछी है, गंगा नदी के किनारे कितना जिला है। इसी कारण से आपको यहाँ पर डेप्थ में 13 शायद है, 9 है, अब याद करके हम बताएंगे। मेरे दिमाग से वो डेटा निकला हुआ है, तो बताएंगे सारा।
उसमें करा देंगे गंडक का। हम सोन कराए थे पिछली बार, तो सोन लड़ गया था। कराते सब हैं, जैसे गंडक भी कराए थे, बूढ़ी गंडक भी कराए थे, घाघरा भी कराए थे, तो आ गया था सवाल सोन पे, तो सीधा सवाल यहां से लड़ गया था, सोन का लड़ गया था। हाँ, तो सवाल आप लोग को लड़ जाएगा, लेकिन आपको ना याद करना पड़ेगा। और नदी और खनिज याद कर ले तो फिर इसमें इतना रट्टा लगाने की अब आवश्यकता नहीं है। बाकी सारा का सारा भूगोल जो है कॉन्सेप्ट पे। और मान लीजिए कि आपको फिर भी खनिज का रट्टा नहीं लगा पाए हैं और सिर्फ संरचना याद है, तो संरचना पे भी आप लोग सवाल बना दीजिएगा। संरचना पे भी, जैसे जम्मू कश्मीर का नाम ले ले, अरुणाचल का नाम ले ले, मेघालय का नाम ले, आप बता सकते हैं वहां पे कौन सा खनिज मिल सकता है क्या? जहां जहां धारवाड़ आपको पता चले तो सब धात्विक खनिज लगा दीजिए, है ना। अगर आप लोग गोंडवाना देख रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए कोयले का भंडार नहीं पता है लेकिन गोंडवाना संरचना पता है, तो भी आप लोग लगा ही सकते हैं। जैसे सोन नदी घाटी दिया रहे, अब सोन नदी घाटी में कोयला मिलेगा, लोहा मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, तांबा, क्या मिल सकता है? कोयला ही मिलेगा ना। सोन नदी घाटी में क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। दामोदर में क्या मिलेगा? कोयला ही मिलेगा। तो अगर आपको कुछ चीज दिमाग से निकल रहा है तो फिर आप संरचना से जोड़ करके याद करिए। यानी कि चट्टानों के प्रकार अगर आर्कियन कह दिया जाए, है ना, नहीं आग्नेय, अगर हम कहें कि आग्नेय चट्टान या मेटामॉर्फिक, रूपांतरित, रूपांतरित, है ना, तो इसमें वो सब चट्टानें मिलेगी जो धात्विक टाइप की हों, है ना। और यही कहें अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी, तो इसमें अधात्विक मिलेगा। चूना पत्थर मिलेगा कहाँ पे? अवसादी चट्टान में मिलेगा। डोलोमाइट किस में मिलेगा? इसी में मिलेगा। बलुआ पत्थर किस में मिलेगा? इसी में मिलेगा। जिप्सम किस में मिलेगा? इसी में मिलेगा। और आपसे कहा जाए कि लोहा, आपसे मैग्नीज, तो सब का सब इसी में मिलेगा। तो आग्नेय चट्टानों का कौन सा संरचना हो गया? आर्कियन और धारवाड़ हो गया। ये किस संरचना में मिलेगा? आर्कियन प्लस धारवाड़। और ये किस में मिलेगा? कुडप्पा, विंध्यन, है ना, गोंडवाना, इन सब में अवसादी चट्टान है। तो आपको फिर यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, लेकिन बन जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे घाटशिला पूछा है ना, तो घाटशिला आप लोग अभी भी याद रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान का खेतड़ी बता दिए, एमपी का मलज खंड बता दिए, ये सब तांबा का ही मुख्य केंद्र है। अगला पढ़ें कि छोड़ दें? 11:06 हो गया, छोड़ देना। खत्म करने में भी नुकसान है, एक क्लास और दे देंगे। देखिए अभी आप लोग नाम याद करके आइए, जैसे गुरु मिसानी, बादाम पहाड़, सुलेपत, ये सब आपके लिए नया है। माइंड में एकदम, माइंड में बैठ जाना, सूचना याद हो जाना चाहिए। हाँ पीपीटी डलवा देंगे, पीपीटी अभी, ठीक है। तो क्लास खत्म, आप लोग जा सकते हैं। सेकंड वाली क्लास कल चलेगी आप लोगों की। आज मैडम की तबीयत खराब है। भूगोल हम पढ़ाते थे, भूगोल, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स। हाँ हिस्ट्री तो बहुत पढ़ा, कभी लेंगे, अभी मैडम है, हम खास नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या ये सब ठीक है ना? मेरे सब्जेक्ट में बताइए, संतुष्ट है ना आप लोग? ठीक, ये वाला हम डलवा देंगे, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा। आप लोग जो कमी करते हैं ना कि सामने एटलस नहीं खोला हुआ किसी का, आप लोग इतने सारे लोगों में से कोई एटलस नहीं खोला। अगर यही एटलस आप लोग खोले होते तो सब उसमें दिख रहा होता, कितना दिख रहा होता, कम से कम याद हो गया होता। जैसे बेलारी, आप लोग अपने एटलस में वहां मार्क कर देते, अब वो नहीं देख रहे हैं। उसी एटलस में एक पन्ने में देखिएगा तो भारत के मिनरल्स पे अलग से मैप दिया होगा, तो देखिएगा खनिज संसाधन पे अलग से मैप में एटलस में एक पन्ना दिया होगा, वही आप लोग देख रहे होते तो याद हो गया होता। आप लोग वो भी नहीं करते हैं, ठीक है, कम से कम आगे से।
क्वेश्चन में 4